ओके, तो हम लोग पिछली बार कैस्केड सिस्टम पढ़ रहे थे और फिर हम लोगों ने वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी पढ़ा और आई होप कि आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। आज कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, कैस्केड सिस्टम। ठीक है, तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को समझने का और भी तरीका है। जैसे कि हम चाहें तो एक रफ स्केच बना सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारे पास अगर एंथैल्पी है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना आप लोगों को? यस सर, आ रही है। और स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रहा है अभी, है? नहीं सर, अभी स्क्रीन नहीं है। तो अगर हमारे पास एक एक्सिस हो जिसमें हम एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब यहाँ इधर भी और इधर भी दोनों तरफ एंथैल्पी ही है ना? ये क्या है? एंथैल्पी है। अब सर दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास दो जगहें हैं, एक जगह ये 100% ये रिप्रेजेंट करता है 100% पानी को, ये रिप्रेजेंट करता है 100% पानी को, और ये रिप्रेजेंट करता है 100% अमोनिया को। तो हमारे पास अगर अमोनिया है और पानी है, दोनों अगर है, तो हम ये कहेंगे कि इस जगह पे अगर ये वाली जगह है तो ये वाली जगह पे अगर हम वर्टिकल एक्सिस में कहीं भी रहें, यहाँ पे पानी जो है वो 100% होगा। मगर अगर हम बीच में एक लाइन खींच दें, ऐसे बिल्कुल बीचों बीच, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 50% पानी होगा और 50% अमोनिया होगा। मगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? 100% अमोनिया होगा और पानी बिल्कुल नहीं होगा। इस लाइन पे 100% अमोनिया होगा। मगर अगर हमारे पास एक और लाइन हो जो इससे मुख्तलिफ कलर की है और ये वाली लाइन अगर हो, तो हम ये कहेंगे कि इस लाइन पे कहीं भी, इस लाइन पे कहीं भी अगर हम कोई पॉइंट लें, तो इस पॉइंट के अंदर अगर एंथैल्पी मैं देख रहा हूँ कि पॉइंट, इस वाले पॉइंट की एंथैल्पी कम है, इस वाले की ज़्यादा है, इस वाले की ज़्यादा और ज़्यादा है, इस वाले की और ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंथैल्पी बढ़ रही है। मगर अमोनिया अगर यहाँ पे 80% है, तो सॉरी, अमोनिया अगर 80% है और वाटर 20% है, तो इस लाइन पे कहीं भी पानी की मात्रा और अमोनिया की मात्रा बदल नहीं रही। मतलब जितने ही पानी है वो 20% है और अमोनिया जो है 80% ही रहेगी इस वाली लाइन पे। जिस तरह से ये वाली लाइन पे मैं ये कहूँ कि अगर 50% अमोनिया है और 50% पानी है, तो इस लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे, जो हम ले के चले हैं वही रहेगा। मतलब टोकरी में सेब है और टोकरी में संतरे हैं, तो ये टोकरी कहीं भी चली जाए, गर्म हो जाए, ठंडी हो जाए, संतरे और सेब की क्वांटिटी बदलेगी नहीं। ये समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है ना? यस सर, ठीक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी लाइन ले लें, चीज़ें बदलती नहीं हैं और वही क्वांटिटी रहती है जितनी हम ले के चले थे। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कोई चक्कर हो तो हम एक बोलेंगे, चलो चलते हैं हम एक प्रेशर पे जिसका नाम है एवेपोरेटर प्रेशर, और ये प्रेशर अगर मान लीजिए कि 4 बार है या 3.8 बार है, कोई भी बार ले लीजिए। इस बार प्रेशर पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम देखते हैं कि अमोनिया और पानी को मिलाने के बाद कितना एंथैल्पी पे ये लिक्विड बनेगा और कितने एंथैल्पी ये वेपर में बदलेगा।
तो हमने ये देखा कि भैया पानी के केस में इतना एंथैल्पी, अगर ये देखिए प्योर पानी है ना, प्योर पानी यहाँ लिक्विड होगा और यहाँ ऊपर में वेपर होगा। मतलब इस पॉइंट पे आने से एंथैल्पी अगर बदलेगी तो पानी जो है लिक्विड से वेपर में बदल जाएगा। पानी का तो तापमान एक ही रहता है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड से वेपर में बदलता है, उसी पे सारा चेंज होता है। मगर अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का एंथैल्पी का रिक्वायरमेंट कम कहता है, वो तो मैं थोड़े से एंथैल्पी बदल जाऊंगा भाई, छोड़ो मैं वाटर थोड़ी हूँ। तो अमोनिया जो है वो थोड़े से पानी पे अगर बदलेगा तो उसकी एंथैल्पी कम होगी, वो कम एंथैल्पी पे लिक्विड से वेपर में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रेशर पे 4 बार प्रेशर पे लिक्विड से वेपर बनने में अमोनिया इतनी एंथैल्पी चाहिए और वाटर इतनी एंथैल्पी चाहिए। मगर अगर हम अमोनिया और वाटर दोनों को लेके चलें तो एक लाइन आएगी ऐसी, और इस लाइन के नीचे लिक्विड होगा, मगर इस लाइन के ऊपर लिक्विड भी होगा, वेपर भी होगा। और एक और लाइन बनेगी जिस लाइन के ऊपर वेपर होगा, मगर बीच में लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा। क्यों? क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये प्योर सब्सटेंस है पानी, ये प्योर सब्सटेंस है अमोनिया। मगर यहाँ पे कोई भी एक लाइन अगर हम खींचें, जो वर्टिकल लाइन अगर होगी, मतलब मान लीजिए कि मैंने एक लाइन ये वाली खींच दी, तो इस लाइन पे अमोनिया और पानी दोनों है, तो ये वाले पॉइंट पे इतनी एंथैल्पी पे लिक्विड वेपर में बदलना शुरू होगा, और इतनी एंथैल्पी पे लिक्विड से वेपर पूरा बदल जाएगा। क्या होगा? लिक्विड में वाटर भी होगा और अमोनिया भी होगा। ये नहीं है कि प्योर वाटर की बात हो रही है, अब हम दो चीजों को मिलाने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम अमोनिया और वाटर दोनों की बात करें तो एवेपोरेटर प्रेशर अगर 4 बार लें तो ये जो लाइन हमने बनाई है, ये लाइन किस चीज के लिए है? 4 बार प्रेशर के लिए। 4 बार प्रेशर पे लिक्विड से वेपर में बदलेगा और फिर ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आप लोगों को कुछ बात पूछनी है या समझनी है या नहीं समझ में आ रही है? हाँ जी, ललित जी आपसे ही बात करते हैं मैं हमेशा, बताइए क्या है समस्या? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं है सर अभी कोई भी समस्या नहीं है, पूरा समझ में आ गया? हाँ सर, लिक्विड ये H2 और अमोनिया का जो चल रहा है सर, आपको ठीक लग रहा है? ये पूरा समझ में आ रहा है मतलब 100%? हाँ सर अभी तक तो आ रहा है। आ रहा है, वेरी गुड। और किसी को कोई बात? सबको आ रहा है बिल्कुल? या कुछ लोग मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, कार में बैठे हैं, खाली साइन इन करके हैं? अब्दुल समद को तो आंख से नजर ही नहीं आता है, अब्दुल समद देखना नहीं चाहता, ये कुछ भी सुनना चाहता है बस। अब्दुल समद जी आप कुछ देख भी रहे हैं? जी सर। दिखाइए, अपने आप को दिखा दीजिए, तो आंखों पर से पर्दा हटाइए। क्या है भाई, तो तुम तो वहां बाल दिखा रहे हैं, बाल गायब है, वहां आंख गायब है तुम्हारी। फोटो में आंख नहीं दिखती, वीडियो में बाल नहीं दिख रहा, क्या मसला है ये? चक्कर क्या है यार समझ साहब? तो मैं एडिट करने के लिए देख रहा था, इसमें मैंने मेल से करा भी, वो समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ से एडिट होगा। मैं आज इसको करवा दूंगा सर, या फिर मैं अभी एक बार इसको नहीं आप दिल पे ना लें। देखिए अब्दुल समद साहब, मैं एक बात अर्ज करूंगा आपसे, मैं ऐसे अपना समझ के बोलता हूँ, और ये कोई आपको शर्मिंदा करने का मकसद नहीं है। बच्चों से आदमी कैसे बात करता है, तो वही मैं एडवांटेज लेता हूँ, और मैं थोड़ा बड़ा होने पे कभी कभी कुछ पूछता हूँ, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते आदमी थक जाता है यार। अभी मैं पूछूंगा कि आपने बाल खुद से काटा था या बाजार से जाके कटवाया? सर ये तो मतलब सलून ही गया था मैं वहीं पे। अच्छा समद साहब, आपको मैं एक साथी देता हूँ, काशिफ। काशिफ सर, वीडियो ऑन। काशिफ और समद के बीच में बातें होंगी 1 मिनट के लिए।
और बताएंगे इस कोरोना ने क्या किया। 1 मिनट में आप दोनों को बोलना है, बात करना है एक दूसरे से, जैसे दो दोस्त बात करते हैं वैसे बात करके दिखाएंगे। हम लोग बोर हो जाते हैं यार पढ़ते पढ़ते। काशिफ साहब थोड़ा जी बहुत सर। आदमी जी सकता है ना, इजाजत है। जी सर। चले आप और अब्दुल समद बातें कीजिए एक दूसरे से, और जैसे दो दोस्त बात कर रहे हो। ये कोरोना ने क्या मुसीबत लाई यार। क्यों अब्दुल समद, इट्स ओके विद यू? काशिफ से बात करने में कोई परेशानी तो नहीं आपको? हाँ अब्दुल समद, यस सर। दोस्ती है ना आपकी? क्या? नहीं सर, नो सर। दोस्ती नहीं है? जी सर। हमारा हाँ या ना? दोस्ती है सर, होम टाउन भी है हमारा। बस तो फिर होम टाउन Yes, में sir. बातें हो। Yes, sir. 1 मिनट हम लोग सुनना चाहते हैं कि आप लोग क्या गुफ्तगू करते हैं। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कोरोना से क्या परेशानी हुई? कैसे हैं काशिफ भाई आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए समद साहब कैसे हैं? काशिफ भाई, कोविड हो गया था मुझे अप्रैल में। अच्छा। खैर मेरा तो भाई शुक्र है अल्लाह का। तो यहाँ तो सब हालत खैरियत। काफी खराब थी। अप्रैल में सेकंड वेव जी। चल रही थी, तो ऑक्सीजन की काफी दिक्कत हो रही थी। दवाई रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अच्छा। और आप दिल्ली जी, थे या जी। फिर वहीं पे थे कोविड के टाइम पे जब सेकंड वेव थी? तो आपको वहाँ क्या क्या, जैसे वो थोड़ा गाँव वाला एरिया है और दिल्ली तो मेट्रो सिटी है, दिल्ली में इतनी हालत खराब थी, तो वहाँ पर कैसी कंडीशन थी? मेडिसिन, ऑक्सीजन? गाँव में तो और ज्यादा हालत खराब थी इलेक्शन की वजह से। जी। अच्छा, इलेक्शन भी थे आपके यहाँ? इलेक्शन हुआ था ना गाँव में, तो बहुत फैला। जी। अच्छा। हाँ, तो यहाँ तो दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई थी, एंटी वाली दवाइयाँ महंगी मिल रही है, तो चीजें हाँ, काफी उधर खराब ऑक्सीजन हो की गई बहुत कमी हो गई थी। ऑक्सीजन वगैरह की बहुत कमी रही। जी। अपने से लोकल एरिया के लोगों ने ग्रुप्स बना के और एसोसिएशन बना के काफी लोगों की मदद करी, फूड ड्राइव्स करवाई जी। हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए काफी लोगों ने अपने तरफ से फंड्स दिए। बिल्कुल। अच्छा। बहुत अल्लाह शुक्रिया से भाई दुआ अब्दुल करें कि समद साहब। इंशाल्लाह आगे नहीं और बात कर सकते हैं प्लीज। सॉरी मैं बीच में बोल गया। नहीं सर, आप लोगों Yes, को sir. कैसा लगा? अल्लाह ताला हम सबको बोला काशिफ साहब आप दोनों को बात करने के लिए, तो आप लोगों को अच्छा लगा? ठीक लगा? एक दूसरे से बात तो भी Yes, sir. फोन पे बात होती है आप लोगों की? सिर्फ व्हाट्सएप पे हो जाती है, टेक्स्ट कॉल पे। व्हाट्सएप तो बहुत ही वाहियात चीज है यार। बोलो कुछ, समझ में कुछ और आ जाता है। मेरी तो कई लड़ाइयां हो गई, बोल रहा हूँ कुछ और वो समझ रहे कुछ और। अरे मैं ये नहीं बोलना चाह रहा, मैंने फोन करके भाई क्या हो गया, मैंने तो ये बोला था। अरे आपने ऐसा बोला था। हमने कहा हाँ भाई तुम क्या समझ रहे हो यार। तो फोन से अल्लाह पाक ने जो मुंह दिया है ना, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। फिर आदमी चेहरा देखता है, चेहरा देखने से भी आदमी बहुत क्लियर हो जाता है कि यार वो ऐसे मूड में नहीं बोला था। और सामने खड़ा हो तो फिर हो सकता है आदमी हाथ मिला ले, गले मिल ले। ये व्हाट्सएप ने बड़ा करामात किया है यार, बहुत से चीजों को डिस्टॉर्ट कर दिया। मैं तो बहुत ही बेकार मानता हूँ व्हाट्सएप को। ललित जी, थैंक यू काशिफ, यू कैन पुट योर वीडियो ऑफ। अब्दुल समद, थैंक यू वेरी मच। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो अब्दुल समद। नहीं सर, I will take care of the picture. नहीं इट्स ओके। मैंने ऐसे ही बोला बेटे, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ ललित जी, आपका वीडियो ऑन नहीं रहता। सर आज थोड़ा नेटवर्क का इशू था थोड़ा, वैसे तो मोबाइल से कनेक्टेड है वो थोड़ा। आपकी सबसे ज्यादा किससे वाईफाई चल नहीं रहा क्लास में? सर, पता नहीं हमारे क्लास में किससे बनती है ललित जी? वैसे योगेंद्र से होती है सर ज्यादा बात, योगेंद्र से ज्यादा बात होती है सर। योगेंद्र कुमार अभी भी चला गया, लेफ्ट दिखा रहा है। और योगेंद्र के अलावा तो कासिम वगैरह से बात। कासिम तो कासिम है। हाँ कासिम, तुम दोनों को मैं टाइम देना चाह रहा हूँ 1 मिनट के लिए। उसके बाद सर। तुमको मौका मिल पाएगा, अगले हफ्ते मिलेगा, है ना? कासिम जी वीडियो ऑन कीजिए। जी सर ऑन है।
आप दोनों बात करेंगे जामिया में जो इंटरनेट पे पढ़ाया जा रहा है, ये क्या मुसीबत है यार। एक मिनट बातें कीजिए, सुन रहे हैं हम लोग। अजी ललित भाई, और सब समझ में आ बताइए। रहा है आजकल ऑनलाइन क्लासेस बस हाँ सब बढ़िया। ऑनलाइन होती है, समझ क्या मतलब ज्यादातर तो फॉर्मेलिटी होती है बस। मतलब जो ऑफलाइन के बेनिफिट्स थे वो सब तो मिलते नहीं है अच्छा अच्छा। ऑनलाइन, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है, इसी का नाम जिंदगी है। हाँ बस जैसे जिंदगी चलती है में चलाने। ये फायदा है कि मान लो अगर रिकॉर्ड करके रख अगर उसका कोई बेनिफिट रिकॉर्ड ये है कि करके रख मतलब भी लोगे तो जब टाइम ही नहीं रहेगा उसको देखने का तो उसका फायदा नहीं होता। हाँ, जब ऑन टाइम नहीं देखते हैं तो बाद में कहाँ से बस पेंडिंग में रह जाती है वो सारी चीजें। बस हाँ, ये है कि मतलब आज के टाइम पे टाइम नहीं दे पाएंगे तो फिजिकली बाद में प्रेजेंट नहीं होने के कहीं से भी क्लास अटेंड कर लेते हैं, ये बेनिफिट है इसका, चाहे बाहर हो या कहीं भी हो। और फिजिकली में क्लास में आना पड़ता है, मतलब अटेंडेंस लगानी पड़ती है, तभी ये कैसे भी हो। ऑनलाइन में ये कहीं से भी अटेंड करते हैं। दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट है। तो कैंटीन में चाय पीने को नहीं मिल रही यार। वही सर, फिजिकल नहीं हो पाते, मतलब मुलाकात नहीं होती है जैसे ऑनलाइन होता है। हाँ सर, वो चलती है। कुर्सी पे बैठते थे। कैंटीन का सस्ता नहीं हो पाया सर। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था अपना कॉलेज यार। बिल्कुल सर, वो तो हमेशा ही अच्छा लगता है। लैपटॉप लेके बैठे हैं सामने। कॉलेज सर अच्छा है। आपको क्या लगता है ये कोरोना कब तक चलने वाला है? सर हम लोग चलो 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं तो बात हो भी जाती है, नहीं तो अगर नया बैच होता तो ऐसे ही लगता है बस वो आइडेंटिटीज ही है कंप्यूटर की, आदमी तो है ही नहीं सामने वाला। सही बात, सही बात। थोड़ा बहुत कम से कम मुलाकात हो चुकी है हम लोगों की भी, तो पर्सनालिटी भी पता नहीं, इसलिए सर थोड़ा किसी की पर्सनालिटी पता ही नहीं चलती कौन आदमी क्या है। चलो, तो आपस में इंटरेक्शन बड़ा जरूरी है, सोशल एनिमल है। मुझे नहीं लग रहा कि 1-2 साल भी कुछ होना है। अब ये थर्ड वेव क्या थर्ड वेव है यार। अब एक जगह न्यूज़पेपर में पढ़ा n नंबर, एक जगह न्यूज़पेपर पढ़ा n नंबर ऑफ वेव्स। अब भाई अदरीस साहब का n नंबर कहाँ से आ गया है? मतलब हम लोग इसी में रहेंगे खाली। अच्छा सर, वो अपने प्रोक्टर साहब भी चले गए थे इसमें, जो केमिस्ट्री वाले प्रोफेसर थे। कौन केमिस्ट्री वाले प्रोफेसर? मसूद साहब। मसूद साहब तो चंगे हैं बिल्कुल। पता नहीं, मुझे किसी ने ऐसे बताया, कोई सीनियर स्टूडेंट ने। रिफत साहब उनका नाम था, वो उनका इंतकाल हो गया था। रफत साहब फिजिक्स में थे। जी जी। हाँ, पता नहीं किसी सीनियर स्टूडेंट ने मुझे मसूद साहब के बारे में बोला, तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता मसूद साहब। नहीं, मुझे तो मालूम, और मुझे लगता है कि वो इस वक्त सिक्योरिटी के इंचार्ज भी हैं और हॉर्टिकल्चर के भी इंचार्ज हैं। वो हर समय कुछ न कुछ इंचार्ज रहते हैं, वो कुछ न कुछ इंचार्ज बने रहते हैं, गाड़ी पे बैठ के चलते रहते हैं, जाकर चेकिंग करते रहते हैं। इंचार्ज बहुत रहते हैं वो हर चीज का। वो केमिस्ट्री में पढ़ाया क्या जाता होगा, हैं? तो इंचार्ज ही बनते हैं और क्या है। शुरू में केमिस्ट्री में पढ़ाते थे वाटर ट्रीटमेंट, एक आध यूनिट होगा बस, खत्म। हाँ, लेकिन वो भी सही पढ़ाते थे सर, मतलब पढ़ाते ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं। चले, मैं भी कोशिश करता हूँ यार, हैं? तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो सर पूरे कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ ललित जी, अगर आप इजाजत दें तो। सर बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, ये जो बनाया गया है डायग्राम, इसके अंदर में हमने इधर एक्स एक्सिस पे अमोनिया और वाटर के जोड़ को, मतलब जोड़ कितना ज़्यादा और कितना कम होगा। अगर हम बिल्कुल यहाँ पे रहेंगे तो पानी रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे रहेंगे तो अमोनिया होगा, मगर बीच में अमोनिया और पानी दोनों होगा। और जैसे जैसे दाईं तरफ बढ़ते जाएंगे राइट हैंड साइड को, अमोनिया ज़्यादा होगा।
और हमने ये भी समझा कि अगर प्योर वाटर होगा तो उसका कोई एक जगह पे कोई एंथैल्पी पे लिक्विड से वेपर में चेंज होगा, प्योर अमोनिया भी किसी एक जगह पे लिक्विड से वेपर में चेंज होगा एक कांस्टेंट प्रेशर पे। और अगर हम अमोनिया और वाटर को मिला के रखेंगे तो हमारे पास एक रेंज होगा जिस रेंज पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि अगर ये प्रेशर PE है, इस पे ये डायग्राम बना है, तो हम प्रेशर को चेंज भी कर सकते हैं। और अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे और हम कहेंगे नहीं मैं एक कंडेंसर प्रेशर लेना चाहता हूँ PC, और PC पे जो प्रेशर होगा वो 16 बार होगा। कितना होगा? 16 बार होगा। तो डायग्राम वही है, देखिए डायग्राम वही है। अब इस डायग्राम के ऊपर हमने एक और कागज रखा, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ। इस डायग्राम के ऊपर मैंने एक और कागज रख दिया। ठीक है, एक और कागज रखने का मतलब क्या हुआ कि जो प्लास्टिक की शीट ना आती है कागज की वाली, प्लास्टिक की शीट जिस पे लिखा जाता है, पहले मिला करती थी, उसको ट्रांसपेरेंसी कहते थे। तो एक और कागज अगर हम रखेंगे तो क्या होगा कि वो लाइन शिफ्ट होके यहाँ से यहाँ आ जाएगी। ये वाली लाइन आ गई और ये वाली लाइन आ गई। ठीक है, और जो पीछे वाली लाइन जो आपको हल्की ब्लू वाली दिख रही है उसको भूल जाइए आप, क्योंकि अब हम किस प्रेशर की बात कर रहे हैं? 16 बार प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब 16 बार पे अमोनिया इस जगह पे लिक्विड से वेपर में चेंज होगा, वाटर इस जगह पे प्रेशर बढ़ने से एंथैल्पी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और इस जगह पे लिक्विड से वेपर में चेंज होगा। और लिक्विड से वेपर में चेंज होने के लिए अगर हम अमोनिया वाटर मिला लें और 16 बार प्रेशर पे काम करें तो इस पॉइंट पे लिक्विड से वेपर में बदलना शुरू होगा और इस पॉइंट से लिक्विड पे वेपर में बदल जाएगा। पहले कहाँ था? यहाँ से यहाँ था। अब कहाँ है? यहाँ से यहाँ है। मतलब प्रेशर चेंज होने से सेम डायग्राम में हम दो प्रेशर को दिखा सकते हैं। मतलब ऊपर वाला ब्लू जो पर्पल लाइन है वो कंडेंसर प्रेशर है और नीचे वाला लाइट ब्लू लाइन जो है वो इवेपोरेटर प्रेशर है। समझ में आ गया? कोई सवाल है? क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो अगर हम वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे तो वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम दो किस्म का है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम दो किस्म का है। एक तो जिसके अंदर में रेफ्रिजरेंट मतलब जो इवेपोरेटर में घूम रहा है वो कौन सा है? वो है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। जो इवेपोरेटर में, कंडेंसर में और एक्सपेंशन वाल्व में घूम रहा है वो अमोनिया है। ठीक है, और दूसरा एब्जॉर्बेंट है। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की बात हो रही है। एब्जॉर्बेंट जो है वो कौन सा है? एब्जॉर्बेंट जो है वो पानी है जो अमोनिया को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्बर में, जनरेटर में, पंप में ये अमोनिया और वाटर दोनों मिला करके हम एक सिस्टम बनाते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम अमोनिया यूज़ ना करें, अमोनिया की जगह क्या यूज़ करें? पानी को यूज़ करें। मतलब अब पानी जो है एक ऐसा सिस्टम हमने बनाया नया। किसी और साइंटिस्ट ने बोला नहीं हम अमोनिया नहीं यूज़ करना चाहते, हम पानी को यूज़ करना चाहते हैं। तो अब ये पानी क्या हो गया? पानी एब्जॉर्बेंट नहीं है इस सिस्टम के अंदर में। नया साइंटिस्ट है, उसने कहा भाई हम पानी को रेफ्रिजरेंट यूज़ करना चाहते हैं। तो फिर एब्जॉर्बेंट क्या होगा? तो एब्जॉर्बेंट जो है वो लिथियम ब्रोमाइड है। देखिए ये मसूद साहब वाला लिथियम ब्रोमाइड आ गया, केमिस्ट्री है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम सिस्टम बनाएं तो हम पहला सिस्टम वाटर लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम का बना सकते हैं। दूसरा सिस्टम अगर हम बनाएं तो बोले भैया नहीं हम वाटर लिथियम ब्रोमाइड यूज़ करना चाहते, हम अमोनिया वाटर सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो दो किस्म के सिस्टम अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर में। एक तो एक जो है वो अमोनिया वाटर सिस्टम है
दूसरा वाटर लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम है जो मार्केट में अवेलेबल है, ये वाला सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम लिख लिया होगा आप लोगों ने, शायद मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अगर हम एब्जॉर्प्शन सिस्टम की बात देखें तो हमारे पास एक एब्जॉर्बर होता है, उसके बाद एक पंप होता है, और उसके बाद एक जनरेटर होता है ना, ये जनरेटर है और ये एब्जॉर्बर है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है जो कि कॉमन होता है सब में, वो होता है क्या, एवापोरेटर होता है और कंडेंसर होता है ना, कंडेंसर होता है और एवापोरेटर होता है, और यहाँ पे एक एक्सपेंशन वाल्व होता है जो हम जनरली यूज करते रहते हैं, वेपर कंप्रेशन सिस्टम में भी होता है। ये तीनों चीज, इधर ब्लू वाला जो चीज नहीं है वो क्या है, ये तीनों चीज है ना, ये तीनों चीज नहीं है। तो एवापोरेटर से हम एब्जॉर्बर में जाते हैं, एब्जॉर्बर से हम पंप में जाते हैं, पंप से हम जनरेटर में जाते हैं, और जनरेटर से फिर हम एक्सपेंशन वाल्व के जरिए एब्जॉर्बर में आते हैं, और फिर जनरेटर से जो आउटलेट निकलता है वो कंडेंसर को कनेक्ट होता है। इसी को हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम बोलते हैं, जैसा कि लास्ट टाइम में हमने को पढ़ाया था आपको। तो अब आप देखेंगे कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर में ये एवापोरेटर प्रेशर पे है, ये भी एब्जॉर्बर भी एवापोरेटर प्रेशर पे है, ठीक है। और पंप जो है वो कन्वर्जन डिवाइस है, ये कंडेंसर प्रेशर पे है, ठीक है, ये भी कंडेंसर प्रेशर पे है। तो हमारे पास दो साइड हैं, एक लाइन है जो कि प्रेशर को डिफरेंशिएट करती है। इधर वाला जो पोर्शन है वो एवापोरेटर प्रेशर है, और उधर वाला पोर्शन जो है वो कंडेंसर प्रेशर है। और ये जो सिस्टम है ये वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, जिसके अंदर में हम जनरेटर यूज कर रहे हैं। जब हम जनरेटर यूज करते हैं तो इसका मतलब हम ये तस्वीर करते हैं, ये हम समझ लेते हैं कि हम हीट अगर सप्लाई करेंगे तो जनरेटर से पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में चला जाएगा। ऐसा वाटर लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम में बहुत आसानी से हो जाता है। मतलब वाटर है और लिथियम ब्रोमाइड है, मतलब ये जनरेटर में हम एब्जॉर्बेंट जो यूज करेंगे वो कौन सा होगा, लिथियम ब्रोमाइड। लिथियम ब्रोमाइड एक तरीके का सॉल्ट है, और सॉल्ट जो है वो उड़ के जाएगा ही नहीं, जो भी गर्मी होगी तो वाटर उड़ के जाएगा, सॉल्ट जो है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। तो लिथियम ब्रोमाइड जो है ना वो हमारे पास जनरेटर में कोई दिक्कत पैदा नहीं करता। हम जैसे ही गर्मी देते हैं तो अगर हम QG गर्मी देते हैं तो क्या होता है, वाटर अलग हो जाए, रेफ्रिजरेंट अलग हो जाता है, और लिथियम ब्रोमाइड वापस एब्जॉर्बर में आ जाता है। मगर अगर हम वाटर लिथियम ब्रोमाइड के सिस्टम की जगह पे अगर हम अमोनिया वाटर सिस्टम यूज करें तो ये मुश्किल, ये जो सिस्टम है ना ये उतना आसान नहीं रहता। मतलब अगर हम अमोनिया यूज करें, अमोनिया क्या है, रेफ्रिजरेंट है ना, अब इसमें अमोनिया रेफ्रिजरेंट है, और वाटर क्या है, एब्जॉर्बेंट है। तो क्या होता है कि जब हम जनरेटर में गर्मी देते हैं ना, गर्म करते हैं जनरेटर को, तो क्या होता है, अमोनिया भी जाता है, साथ साथ पानी भी थोड़ा बहुत एवेपोरेट करके कंडेंसर में चला जाता है, बेचारा साथ देने के लिए चला जाता है। मगर जब पानी जाता है, लिथियम ब्रोमाइड नहीं जा पाता क्योंकि सॉलिड है ना, वो तो एवेपोरेट कर ही नहीं सकता है, वाटर सॉल्ट एवेपोरेट थोड़ी करेगा। तो अमोनिया वाटर सिस्टम के साथ दिक्कत ये है कि वाटर जो है वो थोड़ा बहुत एवेपोरेट करता है, जब कंडेंसर में जाता है तब तो ठीक है, मगर एवेपोरेटर में आने के बाद ये कंडेंस होकर के सॉलिड फॉर्म में पाइप के अंदर में बैठ जाता है, और फिर रेफ्रिजरेंट का फ्लो मुश्किल हो जाता है, और फिर एवेपोरेटर बैठ जाता है, और अमोनिया वाटर सिस्टम में वाटर का कंडेंसर इधर इस तरफ आना बहुत ही हानिकारक होता है। इसीलिए जनरेटर को हम जनरेटर नहीं रहने दे सकते, जनरेटर को हम 3 और 4 और हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यहां तक क्लियर है सबको, कोई सवाल है? सर एक बार और थोड़ा एक्सप्लेन कर दिएगा सर। अजय सर एक बार और थोड़ा कर दिए एक्सप्लेन, पूरा क्लियर नहीं हुआ सर। क्या क्लियर क्या नहीं भाई, बताइए। बात सर ये जो बता रहे सर एक जो बताया अभी सर वाटर और लिथियम ब्रोमाइड का, क्या समझ में क्या नहीं आया, बोलिए।
सर वही जो दूसरा वाला बता रहे सर, जैसे फर्स्ट वाले में है वहाँ पे हीट जाती है, जैसे लिथियम ब्रोमाइड जो जनरेटर में होती है वो मतलब चलेगी सर? वाटर लिथियम, अगर हम वाटर को एज ए रेफ्रिजरेंट लें जो इधर जाएगा ब्लू वाले एरिया में, और लिथियम ब्रोमाइड को एब्जॉर्बेंट लें जो सोल्यूशन बनाएगा, तो लिथियम ब्रोमाइड जो है ना, गर्मी देने पे जनरेटर के अंदर में जब आप गर्म करेंगे देगची के अंदर में, पानी निकल जाएगा, देगची से पानी निकलेगा मगर नमक उड़ के नहीं जाएगा, वो वहीं रह जाएगा। वो वहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे नमक को उड़ करके जाना कंडेंसर में या एवेपोरेटर के थ्रू पे आना, ये नामुमकिन है। अच्छा, ठीक है ठीक है। मगर अमोनिया वाटर के केस के अंदर में हम अमोनिया को के साथ पानी को बिल्कुल 100% रोक नहीं पाते। पानी जो है ना कहीं चिपक के अमोनिया के साथ निकल जाता है, रास्ता निकाल लेता है, और वो गलती से इधर आ जाता है, इधर वाले एरिया में जहां अलाउड नहीं है। ये छावनी एरिया है, इधर अलाउड नहीं है ना। मगर ये वाटर जो है ना, बहुत इन्फिल्ट्रेशन की आदत है इसकी तो ये कंडेंसर होकर के एवेपोरेटर में घुस जाता है। तो पानी हम नहीं चाहते कि एब्जॉर्बेंट इधर आए। वाटर क्या है? एब्जॉर्बेंट है ना इस केस में, अमोनिया वाटर सिस्टम में ये तो एब्जॉर्बेंट है ना। अमोनिया वाटर सिस्टम में वाटर क्या है? एब्जॉर्बेंट है। तो हम चाहते हैं रेफ्रिजरेंट खाली जाए, वाटर ना जाए, एब्जॉर्बेंट ना जाए। ये तो क्लियर है ना? यस सर। तो ऐसे में अगर हम गर्मी दे रहे हैं तो गर्मी देने की स्थिति में हम ऐसे गर्मी देंगे जिसमें हम छलनी लगाएंगे। छलनी जानते हैं ना, जो आटा बनता है ना, रोटी बनाते हैं तो छलनी से निकाल के कंकड़ को बाहर करते रहते हैं बार बार। तो हम छलनी टाइप की चीज या ऐसा कोई तरीका निकालेंगे जिससे पानी के उधर जाने के चांसेस खत्म हो जाएं। तो ऐसे में जनरेटर को हम डिजाइन करेंगे ऐसे जिससे हम ये पॉसिबिलिटी के पानी उधर जाए उसको रोकेंगे। ठीक है? इज इट क्लियर? अब तो क्लियर है ना? हाँ जी, यस सर, ठीक है। ललित जी, आपको कोई समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। ये HVAC चल रहा है क्या सर? जस्ट वैसे ही पूछ रहा हूँ। क्या मतलब वैसे पूछ रहा था सर कि HVAC के में यूज होता है क्या सर? ये एक्चुअली में यूज होता है भाई, जो ये सिस्टम है एक्चुअली में यूज होता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लगा हुआ है। नहीं, जो HVAC जो सप्लाई होती है, HVAC के अंदर मतलब ये सिस्टम काम करता है सर? नहीं, मैं सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ ललित जी, फिर से बोलिए। अच्छी बात है, बोलिए क्या बोल रहे हैं एक्चुअली में क्या? नहीं, मैं हैवेक जो HVAC बोलते हैं सर सिस्टम, ये उसके अंदर अप्लाई होता है क्या सर ये सिस्टम, एब्जॉर्बेंट और ये चिलर वाला? देखिए, हम जब AC लगाते हैं तो जो AC चलता है वो वेपर कंप्रेशन सिस्टम से चलता है। ठीक है? हमारे घरों में जो AC लगा हुआ है। यस सर। मगर अगर हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेसर को हटा करके पंप से और गर्मी के तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी हमें ठंडक देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। तो हमें कूलिंग इफेक्ट से मतलब है ना, चाहे कोई भी सिस्टम हो। हाँ जी। ठीक है? तो ये वाला इसका एप्लीकेशन की बात कर रहा था सर। ये फिर मतलब बड़े एप्लीकेशन तो यही है, जैसे कि आप AC चलाते हैं वैसे, या आप कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं वैसे। ठंडक देने वाली चीज फ्रिज हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकती है, AC हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम से भी ठंडक, मतलब जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लगा हुआ है वहां का AC उसी से चलता है, एब्जॉर्प्शन सिस्टम से। ठीक सर। उसमें कंप्रेसर लगा हुआ नहीं है। वो क्या करते हैं कि जो उनके यहाँ कपड़ा धुलाता है ना, कपड़ा धुलाता है, बहुत सारा कपड़ा धुलाता है उनके यहाँ। ठीक है? और वो जो कपड़ा धुलाता है उसमें गर्म भट्टी पे वो धुलते हैं, और गर्म भट्टी से जो पानी निकलता है फेंकते हैं। उस गर्म भट्टी के पानी को, या जनरेटर होता है जो उसकी वजह से गर्मी जो होती है, उस गर्मी को वो बोलते हैं कि हम क्यों फेंकें। तो उनको किसी ने बताया कि आप वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम लगा लो। तो वो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो उनके पास गर्म पानी एज अ वेस्ट हीट होता है, उस वेस्ट हीट को वो इस्तेमाल करके अपने डॉक्टर्स के लिए AC चला रहे हैं। उसी की मदद से AC चलता है एम्स में एब्जॉर्प्शन सिस्टम से। ठीक है? ठीक सर।
और ये दो तरीके ऐसे सर जैसे बैंक्वेट हॉल में भी या वेडिंग, ये बोलिए ललित जी। मैं कह रहा हूँ सर जैसे शादियों का इवेंट होता है तो वहां भी परमानेंट जनरेटर चलते ही हैं कई जगह, तो वो लोग भी कुछ ऐसा सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम लगा सकते हैं कि क्यों नहीं लगा बैंक्वेट हॉल वगैरह में ठंडा रहे उससे। बिल्कुल 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 लगा सकते हैं। मतलब हम एक साहब ने भी किया था। जी बोलिए ललित जी, बोलिए बोलिए ललित जी। नहीं बस इतना ही बोलना सर आप। हाँ, हमारे यहाँ सर आप ही बताइए जो एक साहब वाला बता रहे थे। महमूद जी हैं, उन्होंने तो रेफ्रिजरेटर के कंडेंसर से, जो फ्रिज था उसके उसका कंडेंसर जो हीट देता था, तो वहां ऊपर में उन्होंने कैबिनेट बना लिया और खाना गर्म करने, खाना जो है टिफिन ओवन में ला करके उसके अंदर में डाल दिया और गरम गरम खाना निकाल के लोग खा रहे हैं। रेफ्रिजरेटर के ऊपर उन्होंने एक डब्बा बनाया जिसमें कंडेंसर का हवा निकलेगा और उस गर्मी की वजह से लोग अपना टिफिन उसके अंदर में रख करके 15 मिनट, मतलब लंच के पहले आधा घंटे पहले टिफिन रख लिया, आधा घंटे के बाद टिफिन निकाला, गरम गरम खाना। तो मेरे कहने का मतलब कि एनर्जी को इस्तेमाल करने का अपना अपना तरीका है। और लोगों ने जब देखा कि इतनी गर्मी, मतलब गर्म पानी जिसमें कपड़ा धुलता है, आपको पता है पट्टी से जब निकलता है पानी, उस गर्म पानी का तापमान बहुत होता है, मतलब 90 डिग्री 80 डिग्री होता है। 90 डिग्री 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को उसको कहते हैं लो वेस्ट हीट, लो टेम्परेचर वेस्ट हीट। ठीक है, तो लो टेम्परेचर वेस्ट हीट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम चला सकते हैं। ठीक है, तो हम वेस्ट हीट को चलाने में सक्षम होते हैं जब हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। और वो दो किस्म का होता है, एक जिसमें हम अमोनिया यूज करते हैं और पानी यूज करते हैं, दूसरा जिसके अंदर में हम पानी यूज करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट और क्या यूज करते हैं, वाटर की जगह क्या यूज करते हैं, लिथियम। दो किस्म का सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है जो खरीद सकता है कोई भी, और मेड इन चाइना होता है या थर्मैक्स का होता है। कॉस्टली होता है मगर खूब खरीदा जा रहा है और खूब बिजनेस हो रहा है, और हम लोग सो रहे हैं और चाइना जाग रहा है। ठीक है ना, तो मैं ये सच्चाई है भाई साहब। तो हम भी मेहनत करें और बनाएं अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाएं और एफिशिएंट सिस्टम बनाएं। तो ऐसा लोग ट्राई करते हैं, कंपनीज ट्राई करती हैं। जब मैंने आपको बताया ना थर्मैक्स कंपनी बनाती है, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको चेक करके दिखा सकता हूँ, होल्ड ऑन। देख रहे हैं आपको, ये थर्मैक्स नाम की कंपनी है और ये वेपर एब्जॉर्प्शन चिलर्स बनाती है। साइज देखिए, पीछे साइज देखिए, आप देख रहे हैं आप? जी सर। यस सर। तो आपको लग रहा है ये ऐसे फालतू में पढ़ाया जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। इसलिए कि भैया ऐसा है कि कंपनीज वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम बहुत जबरदस्त, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें बनाती हैं और बहुत हाई लेवल का सोफिस्टिकेशन होता है। और कंपनी जो है, देखिए यहाँ पे ये थर्मैक्स का एब्जॉर्प्शन चिलर की फोटो भी दी हुई है, देख रहे हैं, कूलिंग टावर से अटैच्ड है और स्टीम से चल रहा है। ये देखिए, स्टीम इन हो रहा है ना, और कंडेंसेट आउट हो रहा है। तो स्टीम से हम चला रहे हैं। देखिए, स्टीम का बॉयलर भी होता है, मगर स्टीम का को जनरेशन प्लांट जो है ना, स्टीम को जनरेशन प्लांट लिखा हुआ है ना, इसके अंदर में क्या होगा कि स्टीम की मदद से टरबाइन से एनर्जी भी मिलेगी और स्टीम की वजह से हमें एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी मिलेगा। अभी मैंने एक राइस हस्क एक फैक्ट्री देखा था, मैं गया था बिहार शरीफ में, वहाँ मैंने देखा बहुत सारा राइस निकल रहा है, इतना सारा हस्क हो रहा है। और मैंने विजिट किया था राइस इंडस्ट्री, तो वहाँ के ओनर ने बताया कि वो
थर्मैक्स वाले को बुला करके और सरकार से पैसा ले करके वो जितना हस्क है उसको जला के एब्जॉर्प्शन सिस्टम लगा करके गांव में कूलर वो एयर कंडीशनिंग सप्लाई करने वाले हैं जो आसपास के लोग हैं उनको, अपने फैक्ट्री वर्कर्स को, या ये कुछ ऐसी चीजें जो कि कूलिंग इफेक्ट चाहिए उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब दिस इज सच अ बिग इंडस्ट्री एंड सच अ प्रॉमिसिंग एरिया। तो थर्मैक्स के अलावा और भी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, आप अगर चाहेंगे तो आप देख सकेंगे। ओके, सो लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट, लेट अस कम बैक टू दिस क्लास। जो मैं कह रहा था कि अगर हम वाटर अमोनिया वाटर सिस्टम यूज करेंगे तो हमारे पास जनरेटर को चेंज करना पड़ेगा। जब आप जाएंगे ना वो थर्मैक्स वाले इसमें, तो आप देखेंगे कि जनरेटर को कैसे उन्होंने चेंज किया है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या है कि थर्मैक्स को वो जनरेटर को उन्होंने 4 हिस्से में डिवाइड किया। पहले वाला हिस्सा ऐसा होगा, ठीक है, दूसरा वाला हिस्सा ऐसा होगा, और पहले वाले दूसरे वाले हिस्से को अब हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और जो कि अगर हम डिवाइड करें तो हम ये कहेंगे कि ऊपर वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा होगा वो कुछ और होगा, ठीक है, और यहाँ वाला हिस्सा भी कुछ और होगा। ठीक है, और इधर वाला हिस्सा जो होगा उसके अंदर में कॉइल लगा हुआ होगा, और यहाँ वाले हिस्सा के अंदर में हीटर लगा हुआ होगा। और जो मतलब जो मैं अमोनिया वाटर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अब वाटर लिथियम ब्रोमाइड को भूल जाइए, क्योंकि वाटर लिथियम ब्रोमाइड में जनरेटर एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, और यहाँ से हम जो पंप से आ रहा है सोल्यूशन, पंप से जो सोल्यूशन आ रहा है वो हम सीधा जनरेटर में, देखिए जनरेटर, ये जनरेटर है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से डीफ्लैगमेटर है, और ये एनालाइजर है, और ये रेक्टिफायर है, जहाँ तक मैं ठीक से रिमेंबर कर रहा हूँ। मतलब जनरेटर की जगह पे अब 4 चीज़ें बोल रहे हैं। एक तो जनरेटर खुद हो गया, दूसरा डीफ्लैगमेटर हो गया, तीसरा एनालाइजर हो गया, और चौथा रेक्टिफायर हो गया। अभी क्या होगा कि यहाँ से सोल्यूशन आएगा, और सोल्यूशन जब आएगा तो वाजिब बात है कि सोल्यूशन जो है वो यहाँ से गिरने की कोशिश करेगा, वह ग्रेविटी से नीचे की तरफ आएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा सोल्यूशन तो चाहेगा नीचे आना। जब सोल्यूशन नीचे आ रहा होगा ऐसे 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 करके आएगा, कि देखिए रास्ते में ब्लॉकेज लगा हुआ है, ये सोल्यूशन सीधा नहीं गिर सकता, इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके भूल भुलैया से होके नीचे आना है, और यहाँ जनरेटर में आ करके जमा हो जाना है। देखिए सोल्यूशन जो है वो जनरेटर के अंदर में आके जमा हो रहा है। अब मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी QG हीट दे रखा है, मतलब आप गर्म कर रहे हैं, बहुत सारा गर्मी दे करके स्टीम से आप गर्म कर रहे हैं। जब आप गर्म करेंगे तो यहाँ पे अमोनिया वाटर का सोल्यूशन जो होगा तो क्या होगा, अमोनिया का वेपर ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, अमोनिया के वेपर को मैं किसी और कलर से दे लेता हूँ। मान लीजिए कि अमोनिया का कलर, अमोनिया जो है ऐसे से ऊपर जा रहा है, देखिए ये अमोनिया ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और साथ साथ देखिए ऊपर जा रहा है, ऊपर पूरा ऊपर ही जा रहा है, मतलब ऊपर के पूरा ऊपर जाएगा। साथ साथ इसके पानी का वेपर भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बदमाश। देखिए ये पानी का वेपर भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, पानी का वेपर ऊपर जा रहा है, और ये भी चाह रहा है कि हम भी निकल जाएं। मगर क्या होगा कि जब ये गर्म कर रहा होगा जनरेटर, देखिए जनरेटर गर्म कर रहा है ना, तो जनरेटर जब गर्म करेगा तो ऐसे में क्या होगा, जब जनरेटर गर्म करेगा तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो वेपर चलेगा ये वेपर गर्म होगा, और गर्म वेपर ऊपर जा रहा है, ऊपर से सॉल्यूशन जो आ रहा है वो गर्म नहीं है, सॉल्यूशन जो आ रहा है वो ठंडा है, उसका तापमान उतना नहीं है, वो नीचे जाएगा, गर्मी पाएगा तब गर्म हो पाएगा। तो जब अमोनिया और पानी दोनों ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, ऊपर से सॉल्यूशन जब गिरेगा, ऐसे रास्ते से गुजर के आ रहा होगा ठंडा सॉल्यूशन, नया ठंडा सॉल्यूशन, वो क्या करेगा, बोलेगा वाटर को तू रुक, तू मेरे साथ नीचे चला जा। तो ये डीफ्लैगमेटर में क्या होगा, छलनी की तरह होगा,
वो क्या होगा कि वाटर और अमोनिया दोनों नीचे आ रहे हैं ठंडे, और नीचे से वेपर जा रहा है और साथ साथ अमोनिया के वाटर भी वेपर के फॉर्म में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नीचे में इस रास्ते में जब सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन अपने आप को अपने साथ वाटर को बोलेगा चल नीचे चल वापस। तो डिफ्रैगमेंटर के अंदर में कुछ वाटर वेपर जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था उसको वो नीचे ले जाके वापस थका के नीचे वापस थमा देगा। अच्छा, मान लीजिए कुछ वाटर वेपर अभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये जो कॉइल है, ये कूलिंग कॉइल है, मतलब इसका तापमान मान लीजिए कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ये कूलिंग कॉइल थोड़ी सी एनर्जी, एकदम छोटा सा कॉइल है, मगर ये कॉइल क्या करेगा, वाटर और अमोनिया दोनों को ठंडा करेगा और इतना ठंडा कर देगा कि वाटर जो ऊपर आने की कोशिश करे ये कंडेंस हो जाएगा यहाँ, और कंडेंस होने के बाद टप 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 नीचे गिरने लगेगा। अब ये कंडेंस्ड वाटर जब नीचे जा रहा होगा तो ये जो ऊपर जा रहा है वाटर वेपर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये कंडेंस्ड वाटर भी इस जिगजैग एरिया में उसको बोलेगा वो बेचारा मौत मर जाएगा, मतलब एनालाइजर के अंदर में भी जिगजैग में फंसेगा, कुछ नहीं बचेगा तो रेक्टिफायर वो अपना ठंडा करके वापस कर देगा उसको। 4 जगह पर जनरेटर में गर्म होगा, डिफ्रैगमेंटर में भी सोल्यूशन की वजह से नीचे आएगा, एनालाइजर में ऊपर से जो ठंडा आ रहा है कंडेंस होकर के उसकी वजह से भी नीचे आएगा वाटर। इसका मतलब फाइनली जनरेटर से जो आउटलेट होगा वो हम देखेंगे कि ये अमोनिया वाटर सॉल्यूशन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ अमोनिया वापस बाहर निकले और वाटर वेपर बाहर ना जाए, वाटर वेपर उड़ के ना जाए, इसीलिए हमने जनरेटर को चेंज करके ऐसा सिस्टम बनाया। आर यू लिसनिंग, आर यू अवेयर, आर यू अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत? सर इसको 2 पार्ट में बनाने का क्या मकसद? हाँ इजहार साहब बोलिए। सर ये जो हमने इसको 2 पार्ट में बनाया था सर, इसका क्या मतलब रहा, इसका 2 पार्ट में क्यों बनाया हमने इसे? नहीं, हमने आपको बोला ना कि जब अमोनिया वाटर सिस्टम होता है तो मैंने आपको बताया कि जनरेटर में जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने का पर्पस सिर्फ ये है कि रेफ्रिजरेंट अलग हो, रेफ्रिजरेंट चला जाए, एब्जॉर्बेंट ना जाए। मगर आपको मैंने बताया कि जनरेटर के अंदर में अगर हम सिंपल जनरेटर खाली ले लें और उसके अंदर में गर्मी अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, अमोनिया वाटर सॉल्यूशन में अमोनिया के साथ वाटर भी बाहर चला जाएगा, है ना। अमोनिया के साथ वाटर भी भागने की कोशिश करेगा अगर हम सिर्फ सिंपल जनरेटर ले लें तो। मगर हमने इस जनरेटर को बदला, उसके अंदर में बदलाव लाया ताकि वाटर जो है वो ना जा पाए, सिर्फ अमोनिया जाए। इसीलिए हमने उसको सेगमेंट्स में और उसमें एडिशन किया। यहाँ पे रास्ते में बैफल्स लगा दिए हैं, रास्ता तंग कर दिया है, और ऊपर में एक रेक्टिफायर में कूलिंग कॉइल लगा दिया है। और रास्ता तंग जो है उसको 2 तंग रास्ते को हमने एक को डिफ्रैगमेंटर बोल दिया, एक को एनालाइजर बोल दिया, और जिसमें कूलिंग कॉइल लगा है उसको रेक्टिफायर बोल दिया। भाई आप नाम दे दीजिए, ठीक है। नीचे वाले में गर्मी आ रही है उसको हम जनरेटर बोल देंगे। तो अब हम जनरेटर की जगह पे, सिर्फ एक जनरेटर की जगह पे हम कहेंगे कि अब हमारे पास 4 चीजें हैं। अमोनिया वाटर सिस्टम में जनरेटर नहीं होगा, जनरेटर की जगह पे 4 चीजें होंगी, एक रेक्टिफायर होगा, एक एनालाइजर होगा, डिफ्रैगमेंटर होगा और जनरेटर होगा। जनरेटर जहां गर्मी होगी, और इसके ऐसा करने से हम पानी को वेपर के फॉर्म में एस्केप करने में अलाउ नहीं करेंगे और हमारे पास प्योर अमोनिया निकलने की पॉसिबिलिटी पूरी हो जाएगी। इसीलिए हम इसको सेगमेंट्स में बदलते हैं। और कुछ और दोबारा बोलूं, कुछ और सवाल हो, बी ओपन एंड आस्क क्वेश्चंस। सर इसमें एक्सपेंशन वाल्व होगा या नहीं? नहीं, अभी तो मैं देखिए जैसा एब्जॉर्प्शन सिस्टम में एक्सपेंशन वाल्व होता है वो तो रहेगा। मैं अभी सिर्फ जनरेटर की बात कर रहा हूँ, एक कंपोनेंट को उठा करके मैंने कहा जनरेटर अगर वाटर लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम का होगा तो वो सिर्फ जनरेटर कहलाएगा। मगर अगर जनरेटर अमोनिया वाटर सिस्टम का, मैं जनरेटर की बात कर रहा हूँ, बस बाकिया कंपोनेंट तो है ही है, बाकिया कंपोनेंट को हटाया नहीं मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट को उठा करके आपको बताया। इस कंपोनेंट के अंदर में बदलाव आएगा अगर हम अमोनिया वाटर लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम एब्जॉर्प्शन सिस्टम में अमोनिया वाटर सिस्टम अगर यूज करेंगे तो हमें जनरेटर के अंदर में एक कंपोनेंट के अंदर में और तब्दीली चेंजेस लाने पड़ेंगे। बाकी कंपोनेंट हैं,
बाकी कंपोनेंट जैसे थे, एब्जॉर्बर, एक्सपेंशन डिवाइस, कंडेंसर, सब वैसे ही जैसा था वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। राजमोहन जी, फिगर बना के दिखाऊं क्या? सर जो जनरेटर से डायरेक्टली एक्सपेंशन वाल्व था जो एब्जॉर्बर में आता है सर, हाँ, जैसे कि आप वो रहेगा या नहीं? मैं कंप्लीट करके आपको मैं फिगर कंप्लीट करके दिखाता हूँ। ये जनरेटर है ना, इस जनरेटर के नीचे मैंने एक्सपेंशन वाल्व लगा दिया, ठीक है, और फिर हमने बोला ये रहा एब्जॉर्बर, ये हमने एब्जॉर्बर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये एब्जॉर्बर है, देखिए, क्योंकि जगह नहीं है इसीलिए हम सॉरी मैं छोटा बना रहा हूँ। और यहां से फिर हमने क्या किया, सॉरी ये लाइन गलत बनाई, एब्जॉर्बर से हमने क्या किया, देखिए ये पंप में कनेक्ट कर दिया। तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो सब है, और एब्जॉर्बर से हम किस चीज से कनेक्ट होंगे, ये रहा एवेपोरेटर, ये रहा एवेपोरेटर। मैं इधर के आउटलेट को काट रहा हूं और मैं बोल रहा हूं इधर से आउटलेट होगा, ठीक है, यहां से अमोनिया, प्योर अमोनिया निकल रहा है, तो यहां पे क्या होगा, कंडेंसर, यहाँ पे कंडेंसर होगा, और कंडेंसर के बाद क्या आता है, एक्सपेंशन वाल्व, ये सब एक्सपेंशन वाल्व, और एक्सपेंशन वाल्व के बाद क्या होगा, एवेपोरेटर। देखिए कि पहले नहीं सॉरी, हाँ ये एवेपोरेटर है। तो अब इसके अंदर में मूवमेंट क्या है, देखिए उल्टा, एवेपोरेटर के बाद कंप्रेसर में जाते थे, तो कंप्रेसर की जगह पे एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर, ठीक है, और जनरेटर के बाद क्या होता था, कंडेंसर होता था, एक्सपेंशन वाल्व। देखिए ये मैंने उल्टे डायरेक्शन में बनाया, जनरली मैं ऐसे बाईं तरफ बनाता था कंडेंसर, अभी मैंने दाईं तरफ कंडेंसर बना दिया है, उससे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। मैंने क्या किया, जनरेटर जो है, देखिए ये वाला जनरेटर जो है, ये जनरेटर जो है, ये पूरा, इस जनरेटर को मैंने कहा इसको मैंने बदल दिया है, अगर हम अमोनिया वाटर सिस्टम यूज करेंगे तो, अगर वाटर लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम यूज करेंगे तो एक छोटा ऐसा वाला जनरेटर भी चल जाएगा, ये वाला जनरेटर चल जाएगा, मगर अगर अमोनिया वाटर सिस्टम यूज करेंगे तो मामूली जनरेटर नहीं चलेगा, उसकी जगह पे डिफ्लैग्मेटर, एनालाइजर और रेक्टिफायर वाला जनरेटर चलेगा, तभी एवेपोरेटर में हमें ठंडक मिलेगी। इस एवेपोरेटर में हमें ठंडक पाने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं भाई साहब, इस QE के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। ये एक AC है, ये एक रेफ्रिजरेटर है, ये एक ठंडा करने वाला सिस्टम है, मतलब सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट है जो बड़े बड़े बिल्डिंग को ठंडा करेगा। ये एवेपोरेटर को मामूली मत समझिए, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है उसके अंदर में हम इस एवेपोरेटर की मदद से ठंडक पाने की कोशिश में ऐसा कर रहे हैं। बस ये है कि जब हम अमोनिया वाटर सिस्टम यूज करेंगे तो हमें जनरेटर नए किस्म का डिजाइन करके लगाना होगा। तो बहुत सारे लड़के PhD के अंदर में, MTech के अंदर में ये जनरेटर और एनालाइजर और डिफ्लैग्मेटर का डिजाइन चेंजेस, ऐसा डिजाइन जिससे और प्यूरिफिकेशन हो सके, वैसा PhD में करते हैं। हमारे साथ एक सलीम है लीबिया के, उन्होंने अभी PhD इसी एब्जॉर्प्शन सिस्टम के जनरेटर के डिजाइन में ANSYS पे उन्होंने CFD मॉडलिंग करके बनाया है, उनकी PhD अवार्ड हो चुकी है। मेरे साथ उन्होंने PhD किया था और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के जनरेटर को डिजाइन किया था। बोलिए। नहीं, आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। मैं अभी आपको बीटेक लेवल पे नहीं बता रहा हूं, बीटेक लेवल में इससे मुश्किल है। हाँ ठीक है भाई, आगे चलूं? यस सर। चले सर, वो जो बिहार शरीफ वाला प्रोजेक्ट है सर, वो जो गन्ने वाला, उसमें सर उसको जलाएंगे तो फिर एयर पोल्यूशन भी तो होगा सर, फिर गवर्नमेंट परमिशन? नहीं, गन्ने वाला नहीं था, क्लीन एनर्जी का भी तो विरोध हो गया। राइस फैक्ट्री थी और हस्क था, ठीक है। तो हस्क तो ऐसे भी आपको पता है कि पूरे पंजाब में हस्क और जहां जहां राइस की बड़े बड़े खेत हैं वहां तो जला ही देते हैं ना, वहां तो जला ही देते हैं। और हस्क तो वही तो उसी का तो विरोध हो रहा है ना सर, कि पॉल्यूशन होता है ना सर उससे, उसी के लिए तो उसको कंपोजिट या तो बनाया जाए, उसको कुछ खाद वाद नहीं, उसके अंदर में कुछ मिला करके मवेशियों को खिलाते हैं उसमें, है ना, और कहीं कहीं कंपोजिट भी बनाते हैं, मगर ये बगैर गवर्नमेंट के फंडिंग के किसान अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और किसान को जो फंडिंग चाहिए उसी के लिए वो हंगामा करते रहते हैं कि आप तो एयर पोल्यूशन
नहीं, वो बोलते हैं कि आप बोलते हैं हमारी तरफ से कि पोल्यूशन मत करो, और पोल्यूशन अगर हम नहीं करेंगे तो आप हमें समाधान बताओ। तो समाधान के तौर पे सरकार चाहती है कि उनको जो है वो ये जो इक्विपमेंट्स हैं जिसके अंदर में ये हस्क को यूज़ किया जा सके, वो सप्लाई करने का प्रावधान था। अब उसके अंदर में क्या सच्चाई है मुझे नहीं मालूम कि वो इक्विपमेंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब चल रहा है। मेरे हिसाब से तो अगर हम ये सारी चीज़ों को, हाँ बोलिए ब्रिजमोहन जी। एक FGD सिस्टम होता है सर, उसे लगा सकते हैं वैसे पोल्यूशन कम करने के लिए तो। हाँ, मतलब देयर आर सो मेनी वेज। देखिए ऐसा है कि मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि हमारे देश का सबसे बड़ा ताकत जो है वो हमारा फार्मिंग है, और मैं ये देखता हूँ कि डेवलप्ड कंट्री के अंदर में फार्मिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बड़े अच्छे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट को यूज़ करके की जाती है, और उनका स्ट्रेंथ भी हमारा स्ट्रेंथ सेम हो सकता है। तो अगर हम अपने फार्मर्स को और अपने जो इस तरीके के लोग हैं जो कि पूरे दुनिया में खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, भाई हमें खाना उन्हीं से तो मिल रहा है, और कहाँ से मिल रहा है, तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनको जितना हो सकता है सब्सिडी देनी चाहिए। मतलब ये मेरी सोच है, मैं गलत हो सकता हूँ, और उनकी मदद करनी चाहिए। ये हमारे बड़े अजीज़ लोग हैं जो कि हमारे लिए खाने का प्रबंध कर रहे हैं। बाकी जो हमारे ऊपर हैं वो बेहतर समझते हैं, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम कैन बी अ गुड सॉल्वर इन ऑर्डर टू सेव द वेस्टेज इन क्रॉप्स। ठीक है, यही हमारे क्लास का सब्जेक्ट था। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा टेढ़ी वाली और टेढ़े रास्ते पे ले जा सकता हूँ आपको थोड़ा सा और टेढ़े रास्ते पे ले जाऊंगा। ये जो अमोनिया निकलता है इवन डिफ्लैग्मेटर वगैरह से निकल करके, ये 100% प्योर अमोनिया नहीं हो पाता, ये 99% होता है। 1% वाटर तो जाता ही जाता है, कितना भी कर लीजिए 99.9% भी हो जाएगा, मगर थोड़ा बहुत पानी तो जाता ही जाता है। उसको हम ये जो आपको बता रहा था ना, एंथैल्पी कॉन्सेंट्रेशन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये हमारे पास ये एंथैल्पी है, और इस वाले एक्सेस पे कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे वाटर है ना। ये मैंने डायग्राम शुरू में आपको बनाया कि ये वाटर है, और ये मैंने आपको अमोनिया बनाया था, और मैंने ये भी बताया था कि एक प्रेशर PE है और एक प्रेशर PC है। ठीक है, तो हम अगर स्टेट कंडीशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि कंडेंसर से निकलने वाला, कंडेंसर से निकल के जाने वाला जो चीज़ होगा वो प्योर अमोनिया होगा। जो लाइन मैंने सटा के नहीं बनाया, बिल्कुल सट के बनना चाहिए 100% से। ये ऑलमोस्ट 99% अमोनिया होता है ना। 99% अमोनिया जा रहा है, 99% अमोनिया कंडेंसर में जा रहा है। और कंडेंसर में मैं अगर कहूँ कि हीट रिजेक्ट हो रहा है तो हमारे पास 2 किस्म के प्रेशर लाइंस बनेंगे। एक होगा कंडेंसर प्रेशर, ठीक है, एक होगा कंडेंसर प्रेशर, और एक होगा एवापोरेटर प्रेशर। तो हमारे पास ये एवापोरेटर प्रेशर है, और देख रहे हैं अब ये एवापोरेटर प्रेशर है, और ऊपर वाली लाइन जो है कंडेंसर प्रेशर है। तो अगर मैं ये कहूँ कि कंडेंसर के अंदर में घुसते समय उसकी स्थिति 1 थी, मान लीजिए 1 स्टेट कंडीशन है, स्टेट कंडीशन 1 है, और कंडेंसर से बाहर निकलते समय उसकी स्थिति स्टेट कंडीशन 2 है। उसका मतलब क्या हुआ कि कंडेंसर में घुसते समय वो वेपर था, और कंडेंसर से निकलते समय उसका स्थिति वेपर से लिक्विड हो गया, और वो प्योर अमोनिया तो नहीं, 99% अमोनिया होगा। इसका मतलब अगर हम कोई और लाइन बनाएं, मतलब अगर हम कोई और लाइन बनाने की कोशिश करें, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन कंडेंसर को तो बिल्कुल नहीं दिखा रही है। और अगर हम और भी एक लाइन बनाएं, ये वाली लाइन भी कंडेंसर को नहीं दिखा रही है। तो ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, ये जो मैंने बनाई है 99.949% जो हमने बताया, इसका मतलब कंडेंसर में जो जा रहा है वो ऑलमोस्ट 99% प्योर अमोनिया है, ये मतलब दाईं तरफ है। और उसके अंदर में कंडेंसर प्रेशर है। देखिए ये वाला प्रेशर कौन सा है, कंडेंसर प्रेशर है, ऊपर वाला देखिए ये कंडेंसर प्रेशर है। ये वाला कौन सा प्रेशर है, कंडेंसर प्रेशर है। ठीक है,
अच्छा, और ये वाला प्रेशर कौन सा है? एवेपोरेटर प्रेशर है, वेपर स्टेट वाला, है ना। और ये वाला कौन सा प्रेशर है? एवेपोरेटर प्रेशर है, लिक्विड स्टेट वाला। शायद समझ में आ रहा हो, शायद। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि कंडेंसर में लिक्विड जाता है और वेपर में कन्वर्ट होकर निकलता है, तो कंडेंसर में एंटर जो होता है उसका प्रेशर क्या होता है? कंडेंसर प्रेशर। तो वेपर जाता है, तो मैं ये कहूं कि अगर वेपर जो है सुपर हीटेड स्टेट में जाता है कंडेंसर में, तो मैं ये कहूंगा कि चलो भैया बनाते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो कंडेंसर प्रेशर है, कंडेंसर प्रेशर है, मगर सैचुरेटेड वेपर कंडीशन है। और ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? सुपर हीटेड वेपर कंडीशन। देखिए, कंडेंसर में सैचुरेटेड वेपर कंडीशन है, ये सुपर हीटेड वेपर कंडीशन है। ये स्टेट कंडीशन, ये जो कंडीशन है जिसमें कंडेंसर में एंटर हो रहा है एक्चुअली में, वो मैंने कहा 1 मान लीजिए। ठीक है, इसका मतलब 1 कंडीशन पे सैचुरेटेड सुपर हीटेड अमोनिया थोड़ा सा पानी लिए हुए अंदर आएगा और उसका प्रेशर क्या होगा? पीसी प्रेशर होगा। देखिए, ये पीसी प्रेशर पे है ना। और जब ये कंडेंसर के अंदर से कंडेंस हो जाएगा तो क्या होगा? सुपर हीटेड स्टेट से सबसे पहले तो वो सैचुरेटेड स्टेट पे आएगा, और कंडेंस जब होगा तो वेपर स्टेट से लेकर के लिक्विड स्टेट में आएगा। देखिए, अभी तक मैं लाल लाइन को पकड़े हुआ हूं। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट नंबर 2 क्या है? आउटलेट ऑफ द कंडेंसर। पॉइंट नंबर 1 क्या है? इनलेट ऑफ द कंडेंसर। हम अगर ये साइकिल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम वाला बनाना चाहें तो प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम की जगह पे हमें अमोनिया ये एंथैल्पी कॉन्सेंट्रेशन डायग्राम पे बनाना पड़ता है। वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम का साइकिल डायग्राम अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन, ये एंथैल्पी कॉन्सेंट्रेशन डायग्राम पे बनता है। मतलब ये एंथैल्पी है और ये कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना अमोनिया है और कितना वाटर है। समझ में आ रहा है? यस सर। सब समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये ठीक है। अब एक कठिन समस्या ये आ रही है कि कंडेंसर, मान लीजिए कि ये कंडेंसर था। ठीक है, अब कंडेंसर के अंदर में जो घुस रहा है उधर से आ रहा है जनरेटर में से, तो ये बना, अभी जनरेटर नहीं बना रहा हूं मैं, ये कंडेंसर है, अभी जनरेटर नहीं बनाया। और यहां से जो निकल रहा है इसका कंडीशन क्या हो गया? 2। अब कंडेंसर के बाद क्या आता है? एक्सपेंशन वाल्व। अभी मैं बाईं तरफ वाले सिर्फ कंडेंसर की बात कर रहा हूँ और उसका फिर एवेपोरेटर की बात करूंगा। ठीक है, ये एवेपोरेटर है। ठीक है, ये एवेपोरेटर है। तो अभी मैं कहूं कि कंडेंसर के बाद अगर स्टेट कंडीशन ये अगर 3 है तो 3 कहाँ होगा? तो 3 कहाँ होगा वो एक समस्या है, क्योंकि 2 जो है वो क्या है? उसका प्रेशर पीसी है। ठीक है, और 3 जो है उसका प्रेशर क्या है? उसका प्रेशर पीई है ना, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व के बाद प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो हम लाल वाली लाइन पे थे। लाल वाली लाइन कौन सी है? कंडेंसर प्रेशर वाला डायग्राम। कंडेंसर प्रेशर पे जो हम एंथैल्पी कंसंट्रेशन डायग्राम पे कंडेंसर प्रेशर दिखा रहे थे, वो लाल वाले था, जिसके अंदर में हम बोला कि इसके इस पॉइंट के ऊपर में वेपर होगा और इस पॉइंट के नीचे में लिक्विड होगा और बीच में लिक्विड प्लस वेपर होगा। देखिए, ये बीच में लिक्विड प्लस वेपर होगा, मतलब लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे लिक्विड होगा, उस लाइन के ऊपर वेपर होगा। ये लाइन लाल वाली को हम देख रहे थे क्योंकि हम कंडेंसर प्रेशर पीसी पे अभी बात कर रहे हैं। मगर अब हम रुझान चेंज करेंगे और हम बोलेंगे नहीं, अब मैं कंडेंसर प्रेशर पे नहीं हूं, अब मैं एवेपोरेटर प्रेशर पे हूं, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व से कंडेंसर प्रेशर से घट के एवेपोरेटर प्रेशर हो गया। अगर एवेपोरेटर प्रेशर हो गया तो हमें लाल वाली लाइन को भूलना पड़ेगा और हमें ग्रीन वाली लाइन को याद रखना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा लाल वाली लाइन थी ही नहीं, तो हमारे पास अब ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है। देखिए, ये ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, जो किस चीज को दिखाती है? एवेपोरेटर प्रेशर पे। अगर हम पॉइंट 2 को देखें ग्रीन वाली लाइन के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम पॉइंट नंबर 2 को देखें ग्रीन वाली लाइन के अनुसार, जो कि ये है, यहां पे देखिए, ये इसका सैचुरेटेड वेपर कंडीशन है और ये इसका सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन है। तो ये वाला पॉइंट 2 ग्रीन वाली लाइन के अनुसार सैचुरेटेड लिक्विड में नहीं है, सैचुरेटेड वेपर में नहीं है, बीचों बीच में है।
तो कोई हमें बताएगा कि पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा, लिक्विड होगा, वेपर होगा, क्या होगा? हमारा प्रेशर चेंज हो गया है, कंडेंसर प्रेशर से एवेपोरेटर प्रेशर में कन्वर्ट हो गए, मगर जब हम एक्सपेंशन वाल्व यूज करते हैं तो उसमें एंथैल्पी चेंज नहीं होती, मतलब कहीं भी हीट लॉस या हीट गेन नहीं होता। जब हीट लॉस हीट गेन नहीं होता तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 सेम होगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 की एंथैल्पी वही है जो पॉइंट नंबर 3 की एंथैल्पी है, मगर पॉइंट नंबर 2 पीसी प्रेशर पे है और पॉइंट नंबर 3 पीई प्रेशर पे है। ये बात समझ में आई या फिर से रिपीट करना? सर रिपीट कीजिए या ठीक से एक्सप्लेन है जी? कौन बोल रहा है? अब मुश्किल वाला पोर्शन आया ना तनवीर को। तनवीर जी आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलिए। ये मैं बीटेक के लड़कों को ठीक से पढ़ाता हूँ, इंटीग्रेशन डायग्राम पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देता हूँ। अभी मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देने वाला नहीं हूँ, घबराइए मत, मगर मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। बोलिए तनवीर जी, है 2 का सर ये पॉइंट तो क्लियर है, आगे बताइए थोड़ा। तनवीर जी कुछ बोल रहे हैं। ललित सब क्लियर है? हाँ सर, पॉइंट नंबर 2 पे फिर लिक्विड प्लस वेपर दोनों होगा सर। अगर नए पी की बात करेंगे तो पी के हिसाब से तो पॉइंट नंबर 2 पे लिक्विड प्लस वेपर दोनों होगा सर। दोनों होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे ही प्रेशर चेंज होगा, पॉइंट नंबर 2 पे तो लिक्विड था बेचारा, मगर पॉइंट नंबर 3 पे प्रेशर चेंज होने की वजह से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100% करेक्ट बोले आप। अब बताइए पॉइंट नंबर 3 से 4 कहां होगा? एवेपोरेटर में तो हीट गेन होगा ना, एवेपोरेटर में तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, एवेपोरेटर ठंडक देगा ना, तो पॉइंट नंबर 4 कहां होगा? इस वापस ऊपर आएगा सर, ये वापस ऊपर आएगा। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 4 कहां तक, कहां पे जाएगा? अगर मैं ये कहूं कि सैचुरेटेड वेपर है तो ऊपर वाली ग्रीन लाइन पे सर, पी पे सर, ये वाला पॉइंट नंबर 4। हाँ जी, ये वाला पॉइंट नंबर 4। इसका मतलब हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना होगा? H4, ये एंथैल्पी है ना, इस ये एक्सिस एंथैल्पी का है। H4 माइनस H3 इंटू मास फ्लो रेट ऑफ अमोनिया। ये हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमें वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का मिलेगा एंथैल्पी कंसंट्रेशन डायग्राम से। आप अगर सीपी एरोरा पढ़ेंगे ना तो हो सकता है आपको और डिफिकल्टी हो, क्योंकि वहां पे हीट एक्सचेंजर भी यूज किया है उन्होंने। सीपी अरोरा जी ने किताब में हीट एक्सचेंजर भी यूज किया है। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया आप लोगों को, हाँ या ना? यस सर, आया। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, वरना अच्छा क्या नहीं समझ में आया बोलो सर। ये जो लास्ट में बताया सर, जो नहीं समझ में आया मैं बताने को तैयार हूं यार। हाँ कासिम बोलो, क्या सवाल क्या है? सर वही ओपन करिए सर, 5 पूछ रहा हूँ सर। बोलो सर यहाँ से जो आप कह रहे थे सर 1 से आया जो ये कंडेंसर प्रेशर से, तो सुपर हीटेड सर हो गया वो बता रहे वहां से, और उसके बाद फिर 4 पे आया जो 4 तो सुपर हीटेड है। हाँ सुपर हीटेड, वहां से फिर उस पे आ गया सैचुरेटेड वेपर लाइन पे।
सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन पे, हाँ नहीं सबसे पहले हीट जो निकलेगी कंडेंसर, सबसे पहले जो हीट निकलेगी कंडेंसर से, वो तो पहले लिक्विड को वेपर को लिक्विड में, वेपर को सैचुरेटेड सुपर हीटेड वेपर को सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट करेगी वेपर में कन्वर्ट, हाँ वहां से फिर उसके बाद सर जो गया, नहीं देखिए कंडेंसर में दो चीजें होंगी, एक तो 1 से लेकर के यहाँ तक सबसे पहले सुपर हीटिंग खत्म होगी उसकी, उसके बाद और भी हीट रिजेक्ट करता जाएगा कंडेंसर में वेपर से। ये सैचुरेटेड वेपर है, वेपर से लिक्विड में, कंडेंसर के अंदर में क्या होता है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना। तो देखिए लाल वाली लाइन कंडेंसर प्रेशर लाइन है, तो वेपर से, ये वेपर से और ये लिक्विड में बदल यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से 1 से लेकर 2 कंडीशन 2 पे आ गया, ठीक है। वेरी गुड, और बोलिए और उसके आगे सर फिर जो 2 से सर गया 2 3, और कहने की सर वो जैसे सेम होगी उसकी एंथैल्पी। 2 से 3 जो है उसके अंदर में हीट लॉस है कहीं भी? नहीं सर हीट लॉस नहीं है, सिर्फ ना हीट लॉस है ना हीट गेन है, एक्सपेंशन वॉल लगा है सर। सिर्फ एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब एंथैल्पी चेंज हो रहा है? नहीं एंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा है। 2 से 3 में एंथैल्पी चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 की जो एंथैल्पी है, मान लीजिए कोई भी एंथैल्पी है, मान लीजिए कि 210 है, ठीक है, ये 210 एंथैल्पी 210 रहेगी, मतलब एंथैल्पी किसको रहेगी, और 2 पे भी रहेगी भाई, 3 पे भी रहेगी, ठीक है, ठीक है। मगर इत्तेफाक से 2 का नाम अब 3 इसलिए हो जाएगा कि 3 जो है वो कंडेंसर प्रेशर को नहीं, इवेपोरेटर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। 3 कौन सा प्रेशर है? यस सर, इवेपोरेटर प्रेशर, यस सर, इवेपोरेटर प्रेशर, पीली वाली लाइन शो करती है। और ये पॉइंट नंबर 3 को अब अगर हम इवेपोरेटर प्रेशर के नजरिए से देखेंगे तो हमें लाल लाइन को भूलना पड़ेगा। यस सर, फिर नीचे वाली लाल लाइन को हमें भूलना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर लाल लाइन को आप भूल जाइए। मान लीजिए इसमें से मैं लाल लाइन हटा दूं, अगर कोई तरीके से हटा पाता तो मैं हटा दूं, ठीक है सर, ठीक है। अगर हटा दूंगा तो ये पॉइंट नंबर 2 में कौन सी लाइन दिखेगी? ग्रीन वाली लाइन, ये वाली लाइन दिखेगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, ये वाली लाइन दिखेगी, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 अब इवेपोरेटर प्रेशर पे है, उसको लाल लाइन से कोई मतलब नहीं है, वो कंडेंसर का काम खत्म हो गया। अब अगर हम पॉइंट नंबर 3 को देखेंगे इवेपोरेटर प्रेशर के कर्व के हिसाब से, तो ये पॉइंट नंबर 3 जो है वेपर कंडीशन वाली नहीं है, सुपर हीट और लिक्विड कंडीशन वाला भी नहीं है, बीचों बीच में। इसका मतलब इसमें क्या होगा? लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा, वेपर भी होगा। आपको कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। नहीं सर, तो सर ये नीचे इवेपोरेटर प्रेशर की लाइन है, जैसे यहाँ पे 2 और बाय 3 लिखे उसके नीचे, तो यहाँ पे तो सर ये सैचुरेटेड लाइन है ना, ये वाला सैचुरेटेड लाइन है। सैचुरेटेड कंडीशन में बेचारा कभी पहुंचा ही नहीं। सैचुरेटेड प्योर बिल्कुल 100% वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा बेचारा कंप्लीट हो ही नहीं पाया कभी। अच्छा, तो क्योंकि ये जो ऊपर शो कर रहा है बीच में, इसी वजह से, हाँ, क्योंकि प्रेशर चेंज हो गया ना, वो बीच में अटक गया। अब बीच में अटका तो बेचारा लिक्विड पूरा कन्वर्ट हो ही नहीं पाया, और वेपर में है, ठीक है। और फिर यहाँ कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। तो सर जैसे ये दोनों प्रेशर के बीच में, जैसे ये जो इवेपोरेटर लाइन है इसके बीच में, तो लिक्विड प्लस वेपर दोनों इसमें होता है, हाँ ठीक। और इसके बाद तो मतलब तो फिर इसी वजह से वो लिक्विड वेपर होगा, और जो फिर 4th वाला आ जाएगा सर डायरेक्ट यहीं से हीट गेन करेगा वो ना, इवेपोरेटर हीट एब्जॉर्ब करेगा ना। 3 तक क्लियर है ना कासिम? ये सर 3 तक हो गया, 3 तक क्लियर है। तो, अब आप तो 3 सर यही पॉइंट लेंगे ना जो S3। अब आप लाल वाले लाइन को भूल जाइए, क्योंकि अब आप टोटली इवेपोरेटर प्रेशर पे चल रहे हैं ना। लाल लाइन को तो आप देखिए ही मत। अब आप देखिए पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे है। पॉइंट नंबर 3 में हीट गेन कर रहा है। जब हीट गेन कर रहा है तो मैंने कहा अगर मान लीजिए पॉइंट नंबर 4 सैचुरेटेड वेपर है, मैंने बोला ना प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम में भी पीएच चार्ट पे मैं बोलता था पॉइंट नंबर 1 सैचुरेटेड वेपर है, बोलता था ना मैं। तो यहाँ पे मगर मैं ये कहूँ कि पॉइंट नंबर 4 सैचुरेटेड वेपर है, तो क्या होगा कि लिक्विड प्लस वेपर अपने आप को बहुत ज्यादा होगा, तो सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट करेगा, इवेपोरेटर प्रेशर पे चला जाएगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट सैचुरेटेड प्रेशर, सैचुरेटेड कंडीशन में जाएगा और हमारे इत्तेफाक से इसी लाइन को आकर टच करेगा।
तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगी H3 से H4, इतना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा वो सराउंडिंग से और कूलिंग इफेक्ट देगा। मतलब कूलिंग इफेक्ट अगर हम आपको कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे अमोनिया वाटर वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम से, तो आप एंथैल्पी कंसंट्रेशन डायग्राम से H4 माइनस H3 यहां से उठाएंगे और मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई कर, ठीक है, मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। चले, अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं अब इसको वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को यहां खत्म कर रहा हूं ताकि इससे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे मैं जा नहीं सकता। देखिए, इससे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल जो है ना वो आप किताब में देखिए। हाँ बोलिए सर। जो इवेपोरेटर होता है उसके अंदर, हाँ सर इवेपोरेटर का जो प्रेशर है इसे कैसे मेंटेन किया जाता है? एक्सपेंशन वाल्व और पंप की मदद से। भाई एक्सपेंशन वाल्व जो है प्रेशर को घटाता है ना, पीसी प्रेशर से पीई प्रेशर पे ले आता है। और कंप्रेसर या पंप क्या करता है, कंप्रेसर हो या पंप हो क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है। मैंने आपको कई बार बोला कि कंप्रेसर हो या पंप क्या करता है, प्रेशर डिफरेंशियल को मेंटेन रखता है सर। मतलब पी सर लेकिन पंप जो लगा हुआ है वो तो आगे के फॉरवर्ड वाले लूप के लिए है। मैं इस वाले लूप में पूछ रहा था जहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व है और इवेपोरेटर है और एब्जॉर्बर है सर जो। तो भैया ऐसा है, इस सिस्टम के अंदर में आगे लूप तो बनेगा ना, या यहीं पे छोड़ दूंगा मैं? देखिए पूरा सिस्टम तो क्लोज सिस्टम होगा ना, ये पूरा सिस्टम के अंदर में पाइपिंग करके पंप और एब्जॉर्बर सब तो लगाना पड़ेगा ना। ये करीमी साहब ने जितना बना दिया उतने से थोड़ी काम चलेगा। आपको तो इसमें आगे पंप भी लगाना है, एब्जॉर्बर भी लगाना है, जनरेटर भी लगाना है, वो अभी मैंने नहीं दिखाया आपको, मगर लगाना तो है। तो जो इवेपोरेटर का प्रेशर है वो सीधा एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू कंट्रोल होगा, मतलब उसी को हम सेलेक्ट करेंगे, उसी से डिसाइड होगा कि हमें कितने प्रेशर पे इवेपोरेटर का प्रेशर मतलब कितना रहने वाला है, वो एक्सपेंशन वाल्व कंट्रोल करेगा। नहीं, एक्सपेंशन वाल्व और पंप दोनों से मेंटेन होगा। देखिए पंप जो है ना, देखिए कोई चीज खींच करके ऊपर फेंक रही है, खींच करके ऊपर फेंकेगी तो जहां से खींच रही है वहां का प्रेशर तो कम हो जाएगा ना। हमने एक पंप लिया और पंप लेकर के पानी को कहीं से खींचना शुरू किया और पानी को कहीं सप्लाई करना शुरू किया। जब पंप पानी को खींचेगा, जहां से खींचेगा उस जगह का प्रेशर तो पंप घटाएगा ना। एक बात बताइए, हमने एक बड़ा कंटिन्यू, हाँ क्लोज सिस्टम की तरह अगर लूप को क्लोज कर देंगे, क्योंकि आगे लूप तो बनाना ही था ना हमें, जब हम पंप लगा के क्लोज कर देंगे इसको, अब पंप चलाएंगे, उसकी वजह से भी एवेपोरेटर प्रेशर मेंटेन होता है। पंप की वजह से और कंप्रेसर की वजह से एवेपोरेटर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर मेंटेन होता है। जब आप एसी ऑन करते हैं तो एवेपोरेटर और कंडेंसर के प्रेशर में फर्क आना शुरू होता है। अभी आप लोगों का लैब हुआ कि नहीं आरएसी का अभी तक? नहीं सर, नहीं सर अभी नहीं हुआ है ना। तो जब आप लैब करेंगे तो लैब के अंदर, जब आप लैब करेंगे ना तो लैब के अंदर में जब कंप्रेसर चलेगा, जैसे कंप्रेसर रुका रहेगा, कंप्रेसर अगर रुका रहेगा तो आप देखेंगे एवेपोरेटर प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में है और कंडेंसर प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में होगा। मगर जब कंप्रेसर ऑन होगा तो कंप्रेसर जैसे जैसे चलने लगेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि एवेपोरेटर का प्रेशर नीचे जा रहा है और कंडेंसर का प्रेशर ऊपर जा रहा है। क्योंकि कंप्रेसर जब चलता है तो एवेपोरेटर से खींचता है और कंडेंसर में फेंकता है। तो जहां फेंकता है वहां का प्रेशर वो बढ़ाता है, जहां से खींचता है वहां प्रेशर वो घटाता है। क्योंकि ये क्लोज लूप सिस्टम होता है, बंद रहता है, इसीलिए कंप्रेसर के चलने की वजह से एवेपोरेटर का प्रेशर घटता है और कंडेंसर का प्रेशर बढ़ता है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में पंप जब चलता है तो पंप जब खींचता है तो एवेपोरेटर का प्रेशर घटता है और पंप जब फेंकता है तो कंडेंसर का प्रेशर बढ़ता है। तो एक्चुअली में प्रेशर जो है कंडेंसर का और एवेपोरेटर का मेंटेन करने का काम पंप का ही होता है। एक्सपेंशन वाल्व भी उसके अंदर में प्रेशर डिफरेंशियल बनाने में मदद करता है। मैंने ये बात ठीक से बोली या गलत बोला?
नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन और है इसी में। सर जैसे अगर हमें इवेपोरेटर को किसी को डिजाइन करना है, तो सर जो इसका प्रेशर लेके चलेंगे, हम कंसीडर करके चलेंगे, वो हम पंप को लेके चलेंगे या फिर इसको हम पहले ही डिसाइड करेंगे कि इवेपोरेटर का प्रेशर हमें इतना रखना है, उसके अकॉर्डिंग ये पंप लगाना है? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपसे एक बात बताऊं, जब आप इवेपोरेटर को डिजाइन करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले बोलेंगे कि भैया कितना टन का एसी है, ठीक है? ओके सर। हाँ या ना? जब आप इतना बोलेंगे 1 टन का एसी है, तो आप बोलेंगे 1 टन का एसी अगर मैं ले रहा हूं तो 3.5 किलो जूल पर सेकंड उसमें हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ठीक है? जब आप बोलेंगे इतनी हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे भाई, एक आपका दोस्त बोलेगा इवेपोरेटर तो ले लिया, 1 टन भी बता दिया, अब बताओ इसमें रेफ्रिजरेंट कौन से यूज करो? तो आप बोलेंगे कि मैं R12 यूज करूंगा, ठीक है? उसके बाद फिर पूछा जाएगा आपसे कि R12 यूज करोगे और तुम 1 टन एसी चलाओगे तो इवेपोरेटर में तापमान कितना रखोगे? आप इवेपोरेटर का तापमान कुछ तो फिक्स करेंगे ना भाई? यस सर, यस सर। क्योंकि इवेपोरेटर कितना ठंडा होगा, है ना, इवेपोरेटर का तापमान कितना होगा ये आप सोचेंगे कि नहीं? जैसे कि हमें एयर कंडीशनिंग करनी है, तो एयर कंडीशनिंग में इवेपोरेटर का तापमान 4 डिग्री होता है, तो आप बोलेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमें रखना है इवेपोरेटर का तापमान, क्योंकि ये एयर कंडीशनिंग में यूज करना है। कोई बोलेगा नहीं हमें रेफ्रिजरेटर में यूज करना है, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, तब तो आपको -2 डिग्री रखना पड़ेगा, -5 डिग्री रखना पड़ेगा। इसका मतलब एप्लीकेशन क्या है उसके हिसाब से इवेपोरेटर का तापमान आप फिक्स करेंगे और चूज करेंगे। क्लियर है? यस सर। इवेपोरेटर का तापमान आपने जैसे ही चूज किया, आपने जैसे ही इवेपोरेटर का तापमान चूज किया और आपने कहा कि हम R12 यूज करने वाले हैं, तब आपके सामने एक आदमी आएगा और कहेगा कि भैया, हाँ खाइए ना। हाँ, 1 मिनट बेटा, हाँ अच्छा है, अच्छा नहीं है, नमक ठीक है। नमक थोड़ा ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है। मिर्ची तो ऊपर डाली ही नहीं है यार। अच्छा ठीक है, पाउडर डाला है। अच्छा आमचूर पाउडर अच्छा बनाया, ठीक है। अच्छा नहीं बनाया, नमक ठीक है। नमक ठीक है। आजकल हमारी मिसेस गई, इधर बेटा उधर देख रहे हो निस्बे, देखो बैटरी, मेरे बैटरी खत्म होने वाला है भाई, देखो देखो वाला स्विच ऑन है, देखो जाओ प्लग को दबा दो प्लीज, नहीं ऑन है बेटा। हाँ, तो अगर आप ये कह रहा था, सॉरी बीच में हमारी वाइफ है नहीं, तो मेरे बच्चे ही खाना बना रहे हैं आजकल। हाँ थैंक यू वेरी मच। तो अब्बा से पूछते हैं, तो क्या बोला था मैं, हाँ, अगर आपने एक बार अमोनिया इस्तेमाल R12 यूज करना है और 4 डिग्री यूज करना है, फिर आपके पास पीएच चार्ट आ जाएगा। और पीएच चार्ट में मैंने आपको कहा था कि पीएच चार्ट में 4 डिग्री निकालिए, तो 4 डिग्री सैचुरेटेड लिक्विड, 4 डिग्री सैचुरेटेड वेपर, और 4 डिग्री सैचुरेटेड वेपर पे जब आप लाइन खींचते हैं तो आपको एक्सेस पे क्या मिलता है? प्रेशर, कितना बार प्रेशर है, वहां से आपको प्रेशर मिल जाएगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड R12 ताप के लिए कितना प्रेशर 4 डिग्री पे होगा, वो प्रेशर आपको रखना पड़ेगा। Am I talking sensibly? समझ में आई बात? यस सर, यस सर। कोई सवाल और है? क्लियर है या कुछ पूछना है और भी? जो ये इवेपोरेटर का जो ये प्रेशर है, ये किसके लिए है? मतलब एक्सपेंशन के बाद है या फिर पंप के लिए है ये? भाई इवेपोरेटर प्रेशर इवेपोरेटर के लिए है भाई। देखिए, जब आप पंप खरीदेंगे ना, तो आप बोलेंगे कि भाई इतना प्रेशर से इतना प्रेशर चाहिए, और जब आप पंप चलेगा उसकी पावर के हिसाब से प्रेशर फिक्सिंग होगी। और आपको पता है कि आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड R12 रेफ्रिजरेंट के लिए कितना बार प्रेशर है, वो पीएच चार्ट पे आप देख करके बता देंगे। ये मैं आपको सिखा चुका हूं। यस सर। आपका सवाल और भी कुछ है या आप, क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन। कौन पूछ रहा था? एक मिनट, कौन कौन, फिर से नाम बताओ। ब्रजमोहन सर।
ब्रिज मोहन जी, अच्छा ब्रिज मोहन जी, अगर आपको ऐसा कोई और भी दिक्कत है, कभी कभी ऐसा होता है टीचर बोल देता है, आखिर में बोलते हैं यस सर, आप मुझे फोन पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आरिफ साहब, आरिफ रफी साहब कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए आरिफ साहब। ओके सर। आरिफ रफी सर, कुछ ये- पूछना चाह रहे हैं, आपका हाथ रेज्ड है। जी सर, मैं ये पूछ रहा था सर, ये जैसे हम एसी की बात कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग में, तो ये सर हाँ। कूलिंग मतलब एयर वाटर कूलिंग में भी हो सकता है क्या ये सब? वाटर कूलिंग मतलब सर एक्चुअली हमने एक प्रोजेक्ट लिया है अभी, कूलर एक डिजाइन करने का, तो उसमें वाटर को यूज कर रहे हैं ऑप्टिमाइज करके, जिसमें एयर को कूल करेंगे, तो ये थ्योरी उसमें भी यूज कर सकते हैं क्या सर? मतलब कूलिंग वाली सिस्टम से। पहले तो तुम बताओ कि है क्या भाई, वीडियो ऑन कर लो यार आरिफ साहब। जी सर। क्या बोल रहे हैं समझ नहीं पा रहा मैं ठीक से, बोलो। मैं जवाब देने के मूड में ना, इसीलिए बोल रहा हूँ, बोलिए। सर हम जैसे अभी एयर कूलिंग की बात कर रहे हैं, तो कूलिंग दो तरीके की हम करते हैं। एयर कूलिंग दो तरीके से होती है। एयर कूलिंग एसी चलने से भी एयर कूल होता है जी, और जो हमारे पास एयर कूलर होता है जो हम बाजार से लेके आते हैं, है ना जी, जिसमें पंखा लगा रहता है और पानी गिरता रहता है, उससे भी एयर कूल होता है। जी सर। तो आप किसकी बात कर रहे हैं, एयर कंडीशनर की या एयर कूलर? नहीं, वाटर वाले की सर, एयर कूलर की। तो एयर कूल बारे में जब एवेपोरेटर है ही नहीं तो ये सब बातें कहाँ से आएंगी? नहीं, मैं सर अभी एक्चुअल में प्रोजेक्ट के ऊपर एयर कूलर में तो एवेपोरेटर होता ही नहीं। इसमें तो डीह्यूमिडिफिकेशन होता है सर, ह्यूमिडिफिकेशन। अरे इसको बोलो डीह्यूमिडिफिकेशन कहाँ से होता है? सारा कूलिंग कॉइल में डीह्यूमिडिफिकेशन होता है, एसी में डीह्यूमिडिफिकेशन होता है, और एयर कूलर में कभी डीह्यूमिडिफिकेशन हो ही नहीं सकता। ह्यूमिडिफिकेशन करके उसमें सर ह्यूमिडिफिकेशन होता है सर, डेजर्ट कूलर जिसको बोलते हैं। है वाटर वाली जो कूलिंग है, उसमें मतलब एक तो मॉइस्चर का परसेंटेज रहता है, तो वो मिनिमम परसेंटेज के साथ जो हम कूलिंग, जैसे एयर कूलिंग में वाटर कूलिंग वाले जो रहते हैं एयर कूलर, उसमें मतलब ह्यूमिडिटी रहती है, इसलिए वो कूल कर पाते हैं मतलब एयर को। हाँ। तो जो परसेंटेज है वो हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना सर, उसमें जो मतलब ह्यूमिडिटी इसकी, मतलब जितना बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा भाई। क्या बातें कर रहे हैं यार, कौन सी चीज किसके साथ मिक्स कर रहे हैं आप? ये तो बहुत मुश्किल है। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम अगर आप एयर कूलर के साथ चलाना चाह रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप ढेर सारा पानी पिला रहे हैं, फिर उससे बोल रहे हैं भैया तो अब पानी को उगल दे। तो आप पानी पिला ही क्यों रहे हैं? देखिए ऐसा है कि अगर आप दिल्ली की बात करेंगे, जिस समय बारिश नहीं होती है ना, उस समय एयर कूलर बिकता है और एयर कूलर बहुत अच्छा होता है। मगर जैसे ही बारिश हो जाती है, एयर कूलर को उठा के जल्दी से रख दिए तो बहुत बीमारी लाएगा। तो वो सर मॉइस्चर होने की वजह से बीमारी लाता है ना। अगर हम मॉइस्चर को कम कर दें पानी के उसके, तो ये इफेक्टिव हो जाएगा। हटा के रख दीजिए ना, एसी खाली इस्तेमाल कीजिए बस। सर वो फिर कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है उसमें। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, आप एयर कूलर के साथ, यार ये तो अजीबोगरीब बात होगी कि किसी को पहले बीमार करेंगे फिर दवा खिलाएंगे। तो आप एयर कूलर अगर चलाएंगे तो आपने बीमार तो कर दिया ना हवा को। तो एयर कूलर तो ह्यूमिडिटी बढ़ा देगा। फिर आप ह्यूमिडिटी घटाने की बात करें तो आप ह्यूमिडिटी बढ़ा ही क्यों रहे हैं? एयर कूलर तो चलाना ही नहीं है जैसे बारिश हो गई। मैं आपको कह रहा हूं ना, ये फाइनल है। जैसे ये फाइनल ये है कि एयर कूलर बारिश हो जाने के बाद उठा के रख देने का है। उसके बाद अगर आप कहेंगे इसको साथ में कपल करेंगे, ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक होगा। कपल तो ही नहीं सकता ये दोनों सिस्टम। तो वो सेपरेट सर फिर एयर वाटर कूलिंग के लिए ही रहेगा, मतलब एसी के साथ इसको मर्ज नहीं करना। बस जब तक एयर कूलर चल रहा है और जहां बारिश हुई इसको जल्दी से कपड़ा उड़ा के रख दीजिए। यही फाइनल वर्डिक्ट है। मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग एयर कंडीशनिंग मैंने नहीं पढ़ाया ना अभी तक। एयर कंडीशनिंग में पढ़ाऊंगा जब ये सब क्लियर हो जाएगा और ये सवाल ही नहीं पैदा होता जो आप बोल रहे हैं। नहीं सर, एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट जो लिया है अपना, वो एयर कूलिंग का एक कूलिंग डिजाइन किया है एयर कूलर, तो उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करवानी थी, तो सर आपसे कुछ हेल्प चाहिए होगी बाद में। हाँ वो कर सकते हैं, वो तो बहुत इजी है। जी सर।
ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे अलग से कॉल कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। करके मिल सकते हैं, प्रॉब्लम दिखा सकते हैं। मैंने डीआरडीओ के कई प्रोजेक्ट किए हैं जो मेरे पास आते हैं, और मुझे कंसल्टेंट लोग आकर के कुछ पैसे दे करके काम भी करवाते थे जामिया के थ्रू, तो वो भी काम किया है मैंने, ऑफिशियली किया था। मैं कभी कोई उल्टी पुल्टी हरकत नहीं करता। चले सर एक चीज पूछनी है उससे, एक मेरा मतलब एक आइडिया है, आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे। मेरे यहाँ जो फर्नेसेस चलते हैं तो उसकी जो एग्जॉस्ट हीट होती है वो करीबन 70 डिग्री 80 डिग्री तक निकलती है, तो उस हीट को हम रीयूज कर सकते हैं जो आज आपने सिस्टम पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग, एवोपरेटिंग सिस्टम वाला? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। तो सर इस पे एक बार बात करूंगा मैं आपसे सर, मुझे आगे एक नहीं मगर वो पहली बात ये है ना कि जो हीट है वो कितनी क्वांटिटी में है सर? वो 7 फर्नेस बल्क में है वो सर, मगर मास ऑफ एयर कितना है वो सर? 20,000 CFM का उसमें हमने फैन, एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है जो उसमें से कंटिन्यूअसली हीट को सक करता है, और 700 डिग्री से एल्युमिनियम का जो मतलब फर्नेस का टेम्परेचर है 700 डिग्री रहता है, तो फ्लू गैसेस का टेम्परेचर करीबन 400 300 350 डिग्री निकलता है। तो इसमें ये कर सकते हैं ना कि अगर आपका 70 डिग्री तापमान है तो उसमें रास्ते में 1-2 गैस से चलने वाले बर्नर और लगा दीजिए, तो क्या होगा कि ये जो फ्लू गैस निकल रही है ना उसके साथ में और बर्निंग करके इसका तापमान 70 से उठा करके 100 कर सकते हैं। देखिए जो ऑलरेडी 70-80 पे पहुंचा हुआ है उसको 100 पहुंचाने में दिक्कत है। और ये 100 डिग्री सर मैं जो बता रहा हूँ, ये जो मेरे पास डक्ट लगी है उसका टेम्परेचर है, ये मैंने थर्मल इमेजिंग किया था तो पता चला था। तो ये बिल्कुल एंड पर है जहाँ स्क्रबर से आकर कनेक्ट होता है, तो उससे पहले और भी टेम्परेचर होगा, वो मैंने अभी क्योंकि इंसुलेशन है वो मैंने चेक नहीं किया, या तो मैं उसमें एक सेंसर लगा करके चेक करूं, थर्मल सेंसर, जिससे पता चले कि वहाँ टेम्परेचर क्या है। लेकिन जहाँ से वो निकलता है वहाँ 300-350 डिग्री टेम्परेचर होता है गैसेस का। भाई साहब बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा हीट रिकवरी सिस्टम लगाया जा सकता है इसमें। तो सर इसके ऊपर एक आगे मुझे प्रोजेक्ट लेना है कंपनी में। एक काम कर सकते हैं कि एम्स में जाकर के एक बार विजिट कीजिए, ठीक है? वहाँ के जो एक्सियन है उनसे मैं बात करवा दूंगा, ठीक है सर? तो उनसे मिलेंगे तो आपको विजिट करवा देंगे और वो सिस्टम को देख करके आप वैसा ही सिस्टम खरीद सकते हैं। ठीक है सर, अगर सोर्स है तो सर वो मैं सोर्स भी यूज कर सकता हूँ, मतलब ये प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो मैं आउटसोर्स ही करना पड़ेगा इसको। हाँ चले, हमें कंसल्टेंसी के पैसे दे दीजिए। सर बिल्कुल रजिस्टर करा दूंगा मैं कंपनी। नहीं मैं कैजुअली बोल रहा हूँ भाई, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, बट आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि एम्स में जो एक्सियन साहब हैं वो हमारे बड़े अच्छे हैं, प्रदीप नाम है उनका, और बहुत ही काइंड आदमी है, प्रदीप नाम है उनका। क्या लें? ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मुझे लग रहा है काफी आपका टाइम ले लिया, तो अगले क्लास से हम लोग एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे, और मुझे याद है कि मैंने एयर कंडीशनिंग कुछ पढ़ाई है, तो जरा सा बताएंगे कि एयर कंडीशनिंग में क्या पढ़ाई है? तनवीर साहब बताइए क्या पढ़ाया था मैंने एयर कंडीशनिंग में? मैंने आप लोगों को ये सब बता दिया है ना कि मैंने आप लोगों को ये सब तो बता दिया है ना कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं? हेलो तनवीर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं बताया ना मैंने? हेलो हाँ या ना? सर मेरी आवाज आ रही तो इन्फॉर्म करिए। सचिन राघव रही है? हाँ अब थोड़ी बहुत आ रही है। सचिन राघव आर यू देयर? सचिन राघव आर यू देयर? सचिन राघव, सचिन राघव, शाहनवाज। तो सर हेलो, शाहनवाज। यस सर। कहाँ हो, सो रहे हो क्या शाहनवाज? नहीं सर, थोड़ी तबीयत डाउन थी सर। वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, वीडियो। जी सर। क्या हो गया? नहीं सर, फीवर हो रहा था। अच्छा जी सर। और ऑक्सीमीटर है कि नहीं है घर पे? जी सर।
ऑक्सीमीटर है घर पे? नहीं सर। चेक कर लो ऑक्सीजन लेवल। ठीक है सर। मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद इंतजार, यस सर। वीडियो दिखा। समझ में आता है क्लास में जो पढ़ाता हूं मैं? यस सर। चलो बढ़िया है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इंतजार। सुहेल जी। थैंक यू सर। सुहेल जी। यस सर। यस सर। वीडियो चेहरा तो दिखा दो सुहेल भाई। ओह बड़े स्मार्ट आदमी हो यार आप तो। हाँ लाइट वाइट पूरी लगा रखी है। मैं ऐसे बीच बीच में चेक करता हूँ, तुम तो जानते हो मेरी चेक करने की आदत। ये कौन है? शफाहद, मोहम्मद शफाहद। ये तुम हमेशा कैप लगा के रहते हो क्या शफाहद? क्या हुआ? क्या हुआ शफाहद? चले भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगले हफ्ते मिलते हैं। ठीक है कासिम साहब अटेंडेंस में खोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, खोलिए सर। सबसे पहले माधव कर्ण का अटेंडेंस आना चाहिए। माधव कर्ण, सर माधव कर्ण प्रेजेंट सर। नहीं मैंने समझा आपका अटेंडेंस सबसे पहले आता है। यस सर प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट सर। आप हमेशा रहते हैं माधव जी, अच्छी बात है ये। यस सर, यस सर। माधव जी कहाँ रहते हैं आप? यस सर। आप कौन सी जगह रहते हैं माधव जी? मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। और फरीदाबाद में कौन कौन रहता है? कोई भी फरीदाबाद में नहीं रहता। चलो भाई ओके। क्या हुआ? ये हाथ किसका ऊपर हो गया? रहता है सर योगेंद्र। हाँ योगेंद्र बोलो, क्या हुआ? सर रहता नहीं हो सर, जॉब अच्छा, करता तुम रहते हो? सेक्टर 13 में काम करते हैं सर। क्या काम करते हो वहाँ? सर एस्कॉर्ट्स में है सर, एस्कॉर्ट्स के प्लांट है वहाँ पे। अच्छा एस्कॉर्ट जो अपना हॉस्पिटल वो है? नहीं सर, जो ट्रैक्टर बनाते हैं। ट्रैक्टर वाला। हाँ जी, आपके पास में ही है सर। अच्छा वहाँ काम चल रहा है तुम्हारा? ओके वेरी गुड। तो यहाँ फरीदाबाद में कोई रहता नहीं है? फरीदाबाद की तरफ कोई भी नहीं रहता? मुस्तफा रहता है सर, एक मुस्तफा नाम का लड़का है, वो शायद अभी है नहीं क्लास में, वही रहता है फरीदाबाद। ठीक है फिर कासिम मैं रख रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। यस सर, ठीक है अल्लाह हाफिज सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। ठीक है,